बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू स्पीच प्रोसेसिंग। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां लास्ट टाइम हमने बात रोकी थी। वी वर लुकिंग एट द शॉर्ट टाइम मेथड्स फॉर calculating and finding out the energy and average magnitude and zero crossing rate for our signals. थोड़ा सा मैं बात को वहीं से जोड़ने के लिए I'll review a few slides and then we'll begin from there. इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि बहुत जल्द अब हम टाइम डोमेन मेथड्स में जो शॉर्ट टाइम मेथड्स हैं इनको कंप्लीट करें so that we can move on to other interesting stuff. तो hopefully now we have enough background कि अब हम थोड़ा सा तेज़ी के साथ इन remaining concepts को cover कर सकते हैं. So let's begin. एज वी डिस्कस्ड स्पीच प्रोसेसिंग में हमारा जो गोल्स जिनको अभी हम लेकर चल रहे हैं उसमें शामिल है कि वी वांट टू एक्सट्रैक्ट particular types of information from a signal. So we want to be able to differentiate between speech and non-speech waveforms. यहाँ पर एक चीज़ ये ज़रूर है कि जो मेथड्स अभी हम देख रहे हैं फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन स्पीच एंड लेट्स से साइलेंस, ये मेथड्स एज्यूम करते हैं कि योर रिकॉर्डिंग्स आर सफिशिएंटली हाई क्वालिटी, सो देयर इज़ हाई सिग्नल टू नॉइज़ रेशो. सो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर सिग्नल में जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसका रेशो लें नॉइज़ के साथ जो सिग्नल में मौजूद है, तो ये बड़ा नंबर आना चाहिए. इफ़ यू गेट अ बिग इनफ नंबर दैट मीन्स दैट योर सिग्नल हैज़ मोर इन्फॉर्मेशन देन नॉइज़. अदरवाइज इफ़ यू हैव मोर नॉइज़ और इक्वल नॉइज़ एज इन्फॉर्मेशन, दिस नंबर विल बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर. तो लिहाजा ऐसे सिग्नल्स जिसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा है उसमें ये वाले सिंपल नाइव मेथड्स काम नहीं करेंगे जो अभी हम देख रहे हैं. लेकिन हमारे यूजुअल सिग्नल्स के लिए लाइक व्हाट आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, एक क्वाइट एनवायरनमेंट में हूँ या थोड़ी बहुत नॉइज़ भी हो कमरे के अंदर, इवन देन वॉइस एक्टिविटी डिटेक्शन के लिए वो मेथड्स चल जाएंगे जो अभी हम देख रहे हैं. To differentiate between voiced and unvoiced speech, that's another one of the goals that we are taking along. Then another goal is to be able to extract somehow the pitch or the fundamental frequency information. इसके साथ साथ जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड में जाएंगे तो हमारे गोल्स में ये भी शामिल हो जाएगा टू फाइंड आउट द फॉर्मेट स्ट्रक्चर एंड टू कैलकुलेट स्पेक्ट्रम एंड स्पेक्ट्रोग्राम. तो ये चीज़ अब हम खुद से कैलकुलेट करके खुद से सीखेंगे कि किस तरह फ्रॉम ग्राउंड अप ये सब कुछ इंप्लीमेंट हो सकता है. सो दीज आर सम ऑफ द गोल्स. इन गोल्स को अचीव करने के लिए हम दो मेजर क्लासेस ऑफ मेथड्स अभी पढ़ रहे हैं. एक जिसको हमने पढ़ना शुरू कर दिया है टाइम डोमेन मेथड्स, और दूसरे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड्स जो कि स्पेसिफिकली ये चीज़ें जो यहाँ हम देख रहे हैं ना इसके लिए हम यूज़ करेंगे. और फिर यही सब कुछ आगे चलेगा हमारे साथ हमारे मशीन लर्निंग वाले पार्ट में कोर्स के. ऑल राइट, इस सब कुछ को करने के लिए इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये कुछ मेट्रिक्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे. द शॉर्ट टाइम एनर्जी, शॉर्ट टाइम एवरेज मैग्नीट्यूड एंड द शॉर्ट टाइम एवरेज जीरो क्रॉसिंग रेट. और इनकी मदद से लाइक इनकी कम्बिनेशंस की मदद से, नॉट यूजिंग ऑल ऑफ देम बट यूजिंग कम्बिनेशंस, वेरियस कम्बिनेशंस ऑफ देम, we will be figuring out ways of distinguishing between speech and silence and between voiced and unvoiced segments of speech. इसमें से कुछ तो अभी हम देख लेंगे जो हमारे लिए बहुत आसान है और फिर आप इस पर असाइनमेंट करेंगे एंड देन यू विल be really cognizant of and you will really believe in these methods कि किस तरह से ये चलते हैं, तो वो आपको समझ आ जाएंगे जब आप ये implement कर रहे होंगे. Then we have the short time autocorrelation and short time average magnitude difference functions. ये दोनों चीज़ें हैं, ये अभी हमने पढ़नी है और इसकी मदद से ये दो मेथड्स हम अभी यूज़ करेंगे पिच पीरियड की एस्टिमेशन के लिए, सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एस्टिमेशन के लिए. सो तीन हमारे गोल्स जो हैं वो हम अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं: स्पीच वर्सेस साइलेंस डिस्क्रिमिनेशन, वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड डिस्टिंक्शन एंड पिच पीरियड एस्टिमेशन. और इसके हम मल्टीपल मेथड्स को देखने वाले हैं. ऑल राइट जी, सो आज के लेक्चर में देर आर फ्यू प्लेसेस जहाँ पे कुछ पुरानी चीज़ों की रिवीजन हो रही है, और सेकेंडली जो चीज़ें मैं अभी कवर कर रहा हूँ ये भी आगे जाकर इस लेक्चर में दोबारा थोड़ी और डिटेल से आएंगी. लेकिन कोशिश करें कि जस्ट ट्राई टू पे अटेंशन और जो मैं चीज़ें अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इनको अच्छी तरह से समझ लें. ये तीन वो मेथड्स हैं, अभी इनको शॉर्ट टाइम नेम कर रहे, ओवरऑल डिफाइन कर रहे हैं. एनर्जी, मैग्नीट्यूड यानी टोटल मैग्नीट्यूड, और जीरो क्रॉसिंग जो कि टोटल नंबर ऑफ जीरो क्रॉसिंग्स इन अ सिग्नल है. तो इस पॉइंट पे हम इनको विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट टाइम देख रहे हैं ताकि हमारे पास बेसिक फार्मूलाज तीनों के मौजूद हों. सो द एनर्जी ऑफ अ सिग्नल इज डिफाइंड एज दिस फार्मूला. कर आप सिंपली ये रहे हैं कि यू गो टू एवरी सैम्पल वैल्यू, उसे जाकर आपने स्क्वायर किया और उसके बाद जब पूरी एरे में हर एलिमेंट को स्क्वायर कर दिया तो उन सबको आपने सम कर दिया. दैट्स द एब्सोल्युटली सिंपल वे ऑफ कैलकुलेटिंग इट. यू जस्ट सम एवरीथिंग एंड you add it up, and that gives you the energy of the signal. The second interesting metric for us would be the magnitude sum or the total magnitude of a signal. It's defined in a very similar way as the energy. यहाँ पे आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि स्क्वायर की जगह मैंने एब्सोल्यूट कर दिया है
और इसका रैशनल जो है ये भी आगे जाकर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी हमें ज़रूरत क्या पड़ती है। जब मैं शॉर्ट टाइम इसके मेथड्स आपको करवाऊंगा तो I'll explain the rationale। लेकिन खैर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि the only difference is कि स्क्वायर की जगह एब्सोल्यूट कर दिया एंड द रेस्ट ऑफ इट इज़ द सेम। तो बेसिकली हर एलिमेंट पर गए, उसको एब्सोल्यूट किया, यानी नेगेटिव्स पॉजिटिव बन गए, और उसके बाद आपने इसको सम कर दिया। द थर्ड इंटरेस्टिंग मेट्रिक हियर इज द टोटल नंबर ऑफ जीरो क्रॉसिंग्स इन अ सिग्नल। So this is the total number of zero crossings in a signal, so or the zero crossing sum of the signal। जीरो क्रॉसिंग अकर होती है जिस वक्त हमारा सिग्नल जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस करता है। सो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सिग्नल है और मैं अगर इसको यूं करके इस तरह से बना दूं तो इसमें 1, 2 और 3 जीरो क्रॉसिंग्स हुई, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि इस सिग्नल के लिए टोटल नंबर ऑफ जीरो क्रॉसिंग्स 3 है। द वे यू डिफाइन इट इज कि अब आपको मालूम है कि आपने तो इस सब चीज़ों को सैंपल किया हुआ है, तो आपके पास सैंपल्स मौजूद हैं, और सैंपल्स जो हैं वो उनकी वैल्यू या नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी बेस्ड ऑन कि वो किस साइड के ऊपर हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन के। So we define this function sine of xm, where sine of xm is defined as to be equal to 1 when xm is greater than or equal to 0। So 0 को हमने इस तरफ डाल दिया, और sine of xm is equal to -1 where xm is less than 0। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो अब ये साइन एक्सप्लेन हो गया, तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला। दिस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, दिस इज एक्चुअली फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑल यू डूइंग हियर इज you're subtracting for every successive pair of, so for every two successive samples in the signal, आप हर सिग्नल, बल्कि इसको यूं डिफाइन कर लें, for every sample in the signal you basically look at that sample and the previous sample, you find out the sign of both and you subtract them from each other। अब क्या हो सकता है, या दोनों पॉजिटिव थे या दोनों नेगेटिव थे, या ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव था, और या ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव था। अब इसमें ये भी मैटर नहीं करता कि मैं xm इसको कह रहा हूँ और m-1 इसको कह रहा हूँ, या द वे अराउंड, इट्स ऑल द सेम, क्योंकि हमने सारे कम्बिनेशन ले लिए। अब इसको एक दफ़ा करके देख लें क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं। सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दीज टू, सो दिस विल बिकम +1 -1, so no zero crossing। -1 will become -1 +1, no zero crossing। +1 -1 will become +1 minus -1, which is +1, is equal to 2, and then in this case it would be -1 minus -1, which is -1, equals to -2। ठीक है, अब जब ये सब कुछ एब्सोल्यूट होगा तो आपके पास यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 आ गया। नाउ दिस इज ऑब्वियसली एन ओवर एस्टिमेट, बिकॉज इस चेंज से आपको एक जीरो क्रॉसिंग नजर आ रही है, ना कि दो जीरो क्रॉसिंग नजर आ रही हैं। सो देयरफॉर वी डिवाइड द होल थिंग बाय 2। So that's how this formula is explained। You basically assign every positive sample the value of +1, every negative sample a value of -1, then successive को आप माइनस करते चले जाते हैं। जब उनको माइनस करते हैं तो आपके पास जब दो सक्सेसिव सैंपल्स एक ही साइड पर हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन के, तो आपके पास जीरो आ जाता है, विच इज़ परफेक्टली राइट। अब रह गया सिर्फ जब जीरो क्रॉसिंग हुई है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको 2 देगा जिस पर जीरो क्रॉसिंग हुई है, आपने उस 2 को 1 में कन्वर्ट करना है। सो देयरफॉर यू मल्टीप्लाई द होल थिंग बाय 1/2 एंड यू आर डन। ठीक हो गया जी। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। सो दिस विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ जीरो क्रॉसिंग्स इन अ पर्टिकुलर सिग्नल। सो लेट मी जस्ट रब दिस थिंग ऑफ नाउ and let me show you some actual examples of where we will do this for a real signal। so थोड़ा सा इस पे hands on कर लेते हैं ताकि हमें आगे जाकर कोई confusion ना हो इसके बारे में। Alright, so here is a real signal for you। simple array है, ये xn के ऊपर array नजर आ रही है आपको, जो इसके samples की original values हैं वो 0, 2, 1, -1, 3, -5, -7, 0, -1, 1, 12 है। By the way, आपने देखा होगा actual जब आपने wave file खोली होगी, अब तक hopefully आप कर चुके होंगे ये, नहीं तो अगली असाइनमेंट के अंदर आप करेंगे, कि आपकी वेव फाइल में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रखे हुए होते हैं, और यहाँ और जो हैं वो स्केल होकर 0 से 1 के बीच में आपको रखे हुए मिलेंगे। सो खैर यहाँ पर मैं सिंपल सिग्नल की वैल्यूज ले रहा हूँ। whatever you learn here could be easily translated down to any other फॉर्मेट, चाहे वो फ्लोटिंग में रखा हुआ हो और 0 से 1 के बीच में रखा हो। सिर्फ फर्क ये पड़ेगा कि जब 0 से 1 के बीच में होगा तो जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से वैल्यूज छोटी होती चली जाएंगी रादर देन बड़ी होने के, लेकिन बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए इक्वली एप्लीकेबल होंगी।
ऑल राइट, सबसे पहला काम हम ये करने लगे कि इसकी एनर्जी निकालने लगे। सो व्हाट वी गोना डू हियर इज, सबसे पहले हमने हर सैंपल पर जाकर स्क्वायर ले लिया। 0 का 0, 2 का 4, 1 का 1, -1 का 1, 3 का 9, -5 का 25, -7 का 49 एंड सो ऑन। वंस यू टेक द स्क्वायर ऑफ ईच वैल्यू, ये आपके पास एक चीज, एक सिग्नल, नया सिग्नल बन गया जिसमें हर जगह पे स्क्वायर पड़े हुए। अब इस एरे के हर एलिमेंट को आपने आपस में ऐड कर दिया एंड यू गेट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिग्नल। ठीक है, एब्सोल्यूट भी देख लेते हैं। एब्सोल्यूट में आपने हर पोजीशन पर जाकर उसकी वैल्यू को एब्सोल्यूट कर दिया। सो यू सी हियर, ये माइनस प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। देन यू ऐड ऑल ऑफ दीज टू गेट दिस टोटल मैग्नीट्यूड और द मैग्नीट्यूड सम ऑफ द सिग्नल। एंड देन फाइनली जीरो क्रॉसिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास 0, 2, 1, -1, 3 सो ऑन थे। आपने सबसे पहले इनको साइन अप्लाई कर दी। सो 0 को +1 का साइन मिल गया, 2 को ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, साइन यहाँ से आ रहे हैं। सो अगेन 1 को +1 मिल गया, -1 को -1 का साइन मिल गया, 3 को +1 मिला, -5 को -1 मिला, -7 को -1 मिला। जब भी वो नीचे है इक्विलिब्रियम से तो -1 साइन मिल गया, जब ऊपर है तो प्लस मिल गया। वंस यू अप्लाई द साइंस टू ऑल ऑफ देम, now you're ready to essentially just calculate the zero crossings। पहले वाले के केस में आपको मालूम नहीं है कि xm-1 क्या है, आपको यहाँ के सैंपल की वैल्यू मालूम नहीं है, so you cannot calculate it। but in reality जब हम करते हैं तो because a single value doesn't matter, तो हम यहाँ पर no zero crossing कर दिया करते हैं। so we just call it a zero। आगे जाकर आप अक्सर जगह देखेंगे कि we'll just make it a zero। however यहाँ पे जो actually इसका मानी है वो यही है, we don't know कि इससे पहले कोई zero crossing थी या नहीं थी, so we just we can call it not applicable, but will in the future we'll just use zeros। अच्छा जी, अब यहाँ +1 से +1 कोई जीरो क्रॉसिंग नहीं हुई है, +1 से +1 कोई जीरो क्रॉसिंग नहीं हुई है, +1 से -1 जीरो क्रॉसिंग हुई है, -1 से +1 जीरो क्रॉसिंग हुई है, +1 से -1 जीरो क्रॉसिंग हुई है, -1 से -1 नहीं हुई है, -1 to +1 हुई है, +1 to -1 हुई है, -1 to +1 हुई है, एंड +1 to +1 नहीं हुई है। सो द टोटल नंबर ऑफ जीरो क्रॉसिंग्स हियर आर 1, 2, 3, 4, 5, 6। So I hope this is clear। I hope कि अब इसमें आपको कोई confusion नहीं होगी। So अब जब हमें ये तीनों चीज़ें निकालना आ गई, एनर्जी भी, मैग्नीट्यूड भी और ज़ीरो क्रॉसिंग भी, तो अब यहाँ पर कुछ थोड़ा सा गौर करते हैं कि how would these numbers actually help us। If we just find the energy, magnitude or the zero crossings for a signal, all of these are just single numbers। So पूरे के पूरे सिग्नल के लिए आपको एक नंबर मिलेगा इसकी टोटल एनर्जी कितनी है, एक नंबर मिलेगा इसका टोटल मैग्नीट्यूड कितना है, एक नंबर मिलेगा इसकी टोटल जीरो क्रॉसिंग्स कितनी है। These numbers are not very useful for us पर से, मतलब खाली हम इन नंबर्स का क्या करें। ये इससे तो हम दो सिग्नल्स को आपस में कंपेयर करके कह सकते हैं एक में एनर्जी ज़्यादा, एक में एनर्जी कम है, लेकिन क्योंकि वो एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी फॉर अ नॉन लीनियर और अ नॉन टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी, लिहाजा हमें उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा। वो हो सकता है सारी की सारी एनर्जी शुरू में ही उस सिग्नल के हो, बाकी पूरे सिग्नल में साइलेंस हो लेट से। तो यहाँ पर जो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं इस ओवरऑल मेजर के बारे में, कि अगर हमारे पास एक पीरियोडिक सिग्नल है जिसके अंदर थ्रू आउट जो है वो एनर्जी और मैग्नीट्यूड और ये चीज़ें हाई चल रही हैं, तो इन इन चीज़ों की वैल्यूज़ भी आपके पास हायर होंगी अगर सिग्नल लंबा होगा। तो लिहाजा कंपेरेबल करने के लिए भी आपको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। देखिए ना, एक सिग्नल मैं लेता हूँ, 1 सेकंड का ही लेता हूँ, 5 सेकंड का, 5 सेकंड वाले सिग्नल की लेट से एक ही कमरे की रिकॉर्डिंग है, एक ही वक्त की रिकॉर्डिंग है। 1 सेकंड वाले सिग्नल की एनर्जी कम होगी, 5 सेकंड वाले की ज़्यादा होगी, मोस्ट प्रोबेबली, एज्यूमिंग के कमरे में लेट से कोई कोई फिक्स टोन चल रही थी। चलिए ये एज्यूम कर लें, इससे हमारा कम से कम ये कंपैरिजन की सेंस बन जाएगी। सो लेट्स से एक साइन वेव प्ले हो रही है कमरे में और आपने उसकी रिकॉर्डिंग की, एक सेकंड की रिकॉर्डिंग की, एक 5 सेकंड की दोनों की एनर्जी कंपेयर करेंगे, 5 सेकंड वाले की ज़्यादा होगी, तो लिहाजा इट डजंट मेक अ वेरी यूजफुल मेट्रिक। तो अब इन्हें कंपेरेबल बनाने के लिए भी नॉर्मलाइज दें, हम लेंथ ऑफ द सिग्नल से उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम एवरेज एनर्जी, एवरेज मैग्नीट्यूड या जीरो क्रॉसिंग रेट कहते हैं। ठीक है, वरना हम इसको टोटल जीरो क्रॉसिंग्स या टोटल मैग्नीट्यूड या टोटल एनर्जी कह रहे थे। So for comparing files of equal length, we do not need to normalize। हम करते क्या हैं कि हम assume कर लेते हैं कि सेम डिनोमिनेटर n जो है वो इन सब के नीचे मौजूद है। सो अगर इक्वल लेंथ की है तो नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये एक और एंगल है इन एडिशन टू वो जो लीनियर टाइम इनवेरिएंस का हमने एंगल लास्ट टाइम देखा था। अच्छा, अब पूरे के पूरे सिग्नल के लिए इन सब कुछ को फाइंड आउट करना, स्पेशली व्हेन द सिग्नल इज नॉट टाइम इनवेरिएंट, इट्स अ टाइम वेरिंग सिग्नल, सो इट डजंट मेक सेंस। तो हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि फिर आप ऐसा करें कि बिकॉज द वोकल ट्रैक चेंजेस इट्स शेप
स्लोली, तो देयरफॉर हम विंडोइंग कर लेते हैं और छोटे 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 हिस्से निकाल लेते हैं उस पूरे के पूरे सिग्नल के, ठीक है, वो ओवरलैपिंग या नॉन ओवरलैपिंग हो सकते हैं. सो वी डू विंडोइंग एंड वी एक्सट्रैक्ट फ्रेम्स. नाउ बिकॉज द फ्रेम लेंथ्स आर द सेम थ्रू आउट द सिग्नल, ये लास्ट टाइम भी बात हुई थी, लिहाजा n की वैल्यू, वेयर n इज द साइज ऑफ द विंडो, या मैं इसको wn मेरी लेट्स से पूरी विंडो है और उसमें n साइज की विंडो है, तो n साइज की विंडो जो n मेरा है वो कांस्टेंट है, तो देयरफॉर अब इस एवरेजिंग के अंदर मुझे अलग से 1/n लिखने की ज़रूरत नहीं. तो लिहाजा अब आपको ये वाली चीज़ भी समझ आ जाएगी कि हम कहेंगे तो ये एनर्जी या एवरेज एनर्जी, एवरेज मैग्नीट्यूड या एवरेज जीरो क्रॉसिंग या जीरो क्रॉसिंग रेट, वही वाली बात है, लेकिन उसके अंदर कहीं पर भी वो 1/n नहीं लिखा हुआ नजर आएगा. इसलिए नहीं आएगा बिकॉज पूरे के पूरे सिग्नल में सारी विंडोज एक ही लेंथ की आपने यूज़ की हैं, उन सबको उनके नीचे 1/n लगा देने से सिर्फ सिग्नल स्केल अप या स्केल डाउन होगा, अदरवाइज उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो ये चीज़ भी अब आपके जहन में होपफुली क्लियर हो गई है कि क्यों हम इनको एवरेजेस कहते हैं जबकि फॉर्मूला हम सिंपल एडिशन का यूज़ कर रहे होते हैं. सिर्फ रिवीजन और कंप्लीटनेस के लिए मैंने ये स्लाइड यहाँ दोबारा डाल दी है. लास्ट टाइम ये बात हो गई थी कि हमारे ये जितने मेथड्स हैं जो हम अब तक देखते हुए आए हैं, ये अज्यूम करते हैं कि हमारा सिग्नल जो है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करता, उसकी प्रॉपर्टीज़, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, चीज़ें सेम रहती हैं, जो कि ऐसा नहीं है स्पीच सिग्नल्स के केस में. स्पीच सिग्नल्स आर टाइम वेरिंग सिग्नल्स, और क्योंकि खुद हमारे वोकल ट्रैक की शेप बदल रही है, लिहाजा सिस्टम ही चेंज हो रहा है जो सिग्नल को प्रोड्यूस कर रहा है. तो ना लिनियरिटी होल्ड करेगी थ्रू आउट द सिग्नल, ना टाइम इनवेरियंस होल्ड करेगी. हाउएवर, if we just concentrate on a small part of the signal, तो therefore the properties remain somewhat similar. ठीक है, छोटे से हिस्से पे अगर हम फोकस कर लेंगे तो ये हिस्से जो हैं ये इनके अंदर we can estimate them to be, or estimate them like a model which is linear and time invariant. ये लास्ट टाइम बात हुई थी. सो लिहाजा ये हमने इसका 90 मिली सेकेंड का हिस्सा ले लिया, और इसमें अब आप देख सकते हैं कि ऑल्दो इसमें और इसमें फ़र्क है, लेकिन फिर भी लेट्स से इसमें और इसमें इतना फ़र्क नहीं है, इसमें और इसमें इतना फ़र्क नहीं है, इसमें और इसमें इतना फ़र्क नहीं है. सो लिहाजा ओवरऑल जो इस विंडो के अंदर चीज़ है वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर रही. दीज आर वेरिंग स्लोली. सो नाउ दी स्लोली वेरिंग सिग्नल्स, स्पीड सिग्नल्स, कैन बी हैंडल्ड यूजिंग विंडोइंग एंड यूजिंग जस्ट दीज. और ये बात भी हमने पिछली मरतबा कर ली थी कि जब भी हम रनिंग एवरेजेस फाइंड कर रहे होते हैं तो विंडोइंग इज़ द सेम एज सिंपली कॉन्वोल्यूशन. तो हम ये भी कर सकते थे एक एनर्जी को शॉर्ट टाइम एनर्जी बनाने के लिए कि हम सिंपली एक विंडो पकड़ते और पहले सिग्नल को पकड़ के स्क्वायर कर लेते, यानी हर सैंपल को जाके स्क्वायर कर दिया, और उसके बाद इस विंडो के अंदर जो कुछ आता जा रहा है स्लाइडिंग विंडो के अंदर उसको सम करके वैल्यू लिखते जा रहे हैं. दैट्स वन वे ऑफ डूइंग विंडोइंग. Another way and more convenient way of doing windowing is simply to take a window function, जो कि यहाँ rectangular window की फॉर्म में डिफाइन हुआ हुआ है. So you take a window function and then you just convolve that window function with your squared signal. जब आप इसको इसके साथ कन्वॉल्व करेंगे इन ऑल 1/1s को, जब कन्वॉल्व करेंगे तो आपके पास अगेन उसी सिग्नल की पूरे के पूरे सिग्नल का विंडोड एनर्जी यानी शॉर्ट टाइम एनर्जी आपके पास आ जाएगी हर पोजीशन के ऊपर. ठीक है, तो इससे एक एडिशनल फ़ायदा ये होता है कि दिस अलाउज अस, दिस बेसिकली decouples the windowing from the signal itself. So now we can use a different function as well. यहाँ पर तो आपने function define किया है जो 1 है आपके area of interest में और 0 है otherwise. हम ऐसे भी इस किस्म के भी देखेंगे कि जो windows जो हैं वो ये, so this is a rectangular window, right? It's like this. We can also have a window like this. We can also have a window like this. सो ये डिफरेंट विंडोज जिसको हम रेक्टेंगुलर विंडो, हैमिंग विंडो, हैनिंग विंडो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये जो डिफरेंट विंडो फंक्शंस हैं, नाउ यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन यूज एनी वन ऑफ देम. वी कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस w this window function with a different window function and you get a different result of the windowing. और अब ये हमने देखना है, ये पिछली मरतबा अगर आपको याद हो मैंने आपको इस क्वेश्चन के साथ छोड़ा था कि इन डिफरेंट विंडोज़ के बीच में फ़र्क क्या होगा और इन डिफरेंट विंडो साइजेस के बीच में फ़र्क क्या होगा. आज उस चीज़ को हम इंशाल्लाह काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लेंगे. कुछ चीज़ें फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड्स के लिए रह जाएंगी जो फिर उसी वक्त डिस्कस होंगी. इस चीज़ को देखने का एक अंदाज ये भी था कि हमने एक सिग्नल लिया है दिस एक्स स्क्वायर एम, और इसको इस इम्पल्स रिस्पॉन्स एच एन माइनस वन के साथ हमने कन्वॉल्व कर दिया. तो ये बिल्कुल ये दिस इज नाउ लुकिंग एट दिस होल थिंग एज लाइक अ सोर्स एंड अ फिल्टर, कि आपका एक सिग्नल आ रहा था और आपने उसको एक फिल्टर में से गुजार दिया. ये विंडोइंग का एक और अंदाज है देखने का. आपको मालूम है इससे पहले भी कि जब हम ये अंदाज पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं तो उससे हमें अपना नया
नए मेथड्स और नई टेक्निक्स डेवलप करने में बहुत आसानी होती है. बट जस्ट गिविंग यू दिस पर्सपेक्टिव हियर कि वी कुड जस्ट टेक अ सिग्नल, वी कैन स्क्वेयर इट एंड देन वी कैन जस्ट filter it using this impulse response, and what we get in the output is the energy. ठीक है, तो ये अभी फिलहाल इसको हम इसी बात पर छोड़ते हैं. ये बस आपकी समझ में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि ये इसी बात को जो हमने लिखी है कॉन्वोल्यूशन में, बिकॉज कॉन्वोल्यूशन के बारे में हमने काफ़ी तफसील से बात की थी कि उसका इम्पल्स रिस्पॉन्सेज से क्या ताल्लुक है और किस तरह इम्पल्स रिस्पॉन्सेज हमारे लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स को जो है वो कैरेक्टराइज करते हैं. अच्छा जनाब, अब हम आ जाते हैं फाइनली उस मौजू के ऊपर जिसका हम वेट कर रहे थे और जहां हम थोड़ा सा इनके बीच में फ़र्क भी देख सकते हैं. ये वो तीनों चीज़ें थी जो अभी आप देख कर आए हैं, द एनर्जी, द मैग्नीट्यूड एंड द जीरो क्रॉसिंग सम ऑफ अ पर्टिकुलर सिग्नल. ठीक है, और हमने ये देख लिया कि जी ये तो खाली एक एक नंबर दे रहे हैं, तो लिहाजा नहीं, हमें किसी तरह से मूविंग विंडो के ऊपर ये करना है और इस सिग्नल में बार बार करना है. उससे लीनियर टाइम इनवेरिएंस वाला मसला भी सॉल्व हो जाएगा, उससे ये सिंगल नंबर होने जिसका कोई इतना फ़ायदा नहीं था वो मसला भी सॉल्व हो जाएगा. So we need to now come up with new formulas which are based on convolution and which give us short time energy, short time magnitude, which would be the short time average magnitude now, and short time zero crossing rate. ठीक है, और वो फॉर्मूलाज ही हैं, इनको देख लेते हैं, बहुत आसान से हैं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. सो यू हैव योर सेम ओल्ड दिस फॉर्मूला स्टैंडिंग हियर, पूरा उसी तरह से, and you're just convolving it with a window. So now this whole thing becomes a convolution, and here is your description of the window. Change the description of the window and you get a different window, and you will be windowing using a different window function. All right, so this is short time energy of a signal. Now let's look at the short time average magnitude of the signal. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इतनी चीज़ वहीं से आ रही है और इसको आपने सिंपली विंडो कर दिया है, और विंडो अगेन हमने रेक्टेंगुलर यूज़ किया. अच्छा, अब इसकी ज़रूरत क्या है एवरेज मैग्नीट्यूड की, ये हम आगे जाकर देखेंगे कि शॉर्ट टाइम एनर्जी बिकॉज डिफरेंसेस पे जो स्क्वायर्स होते हैं ना, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो लिहाजा शॉर्ट टाइम एनर्जी बाज़ दफ़ा इतना तेज़ी से वेरी करेगी और वेरिएशंस इतनी बड़ी हो जाएंगी बिकॉज इट एम्पलीफाइज डिफरेंसेस. तो जब भी कभी हमारे सिग्नल में कहीं कोई बड़ा डिफरेंस होगा तो पूरा का पूरा हमारा ग्राफ ड्रॉप आउट हो जाएगा. ये भी हम थोड़ी देर में इसकी एग्जांपल्स देखते हैं. तो उस मौके पर हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है कि हम एनर्जी ना यूज़ करें बल्कि एवरेज मैग्नीट्यूड यूज़ करें, ताकि उसमें डिफरेंसेस कम से कम एम्पलीफाई नहीं हो रहे. पॉजिटिव डोमेन में सब आ रहे हैं लेकिन एम्पलीफाई नहीं हो रहे. सो दिस इज एम्पलीफाइंग डिफरेंसेस, दिस इज नॉट एम्पलीफाइंग डिफरेंसेस, और इट डिपेंड्स कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है दोनों में से अपने जो अल्टीमेटली हमारा गोल है. फाइनली जीरो क्रॉसिंग सम आपको आता है निकालना, आपने शॉर्ट टाइम जीरो क्रॉसिंग रेट निकालना है, तो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट टेक द सेम फॉर्मूला एंड जस्ट कन्वॉल्व इट विद अ विंडो. और जब आप इसको विंडो के साथ कन्वॉल्व करेंगे तो, और अगेन रेक्टेंगुलर विंडो है, यू गोना गेट योर शॉर्ट टाइम जीरो क्रॉसिंग रेट. अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कहीं पर भी 1/n के साथ ये वाली डिवीजन यानी मल्टीप्लिकेशन बाय 1/n नहीं की हुई, अगरचे हम इनको एवरेज और रेट और इस तरह की टर्म्स यूज़ कर रहे हैं. तो ये हमने अगेन इसलिए नहीं की, जैसे अभी हमने इससे पहले भी डिस्कस किया कि बिकॉज द विंडो साइज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट दिस होल कॉन्वोल्यूशन, देयरफॉर हमें इस 1/n से डिवाइड करके सिर्फ एक कांस्टेंट स्केलिंग मिल जाती है, पूरा का पूरा सिग्नल थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, विच इज़ नॉट वेरी यूजफुल फॉर अस. तो लिहाजा वी जस्ट एलिमिनेट दिस डिवीजन जो कि बार बार करनी पड़ रही है, और वी जस्ट रिमूव इट एंड वी स्टिल कीप कॉलिंग इट average magnitude, average zero crossings or zero crossing rate, and also we can call it an average energy, short time average energy. ठीक है जी, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई. तो अब हमारे सामने ये मेथड्स आ गए. अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे हम इससे पहले एग्जांपल देख कर आए, एक शॉर्ट टाइम की भी एग्जांपल देख लेते हैं. So let's do one complete example of the calculation of short time energy, magnitude and zero crossing rate. So now you can see here the same signals जो हमने इससे पहले देखे थे, और यहाँ से यहाँ तक हम इससे पहले कर चुके थे. Now we're gonna just find out the short time energy of this signal, and by convolving it with this short window. So we have a window of just 3 samples here. ये example के लिए किया है, वरना ज़ाहिर है real जब आप करेंगे तो ये काफ़ी बड़ी windows होंगी, but here is just a window of size 3, और ये है भी rectangular window. तीनों जो हैं इसके अंदर ये ones हैं. All right. So किस तरह से आप इसको, so you just need to find this convolution, right? So इस पोजीशन पे जहाँ ये पड़ा हुआ है, जहाँ पे इसकी लेफ्ट साइड इधर अलाइन हो रही है, आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ एक का ओवरलैप है. सो दिस 1 into 0 is 0, so you get the 0. Then you shift it, so this has become, ये इस तरह से बन जाएगा 4 into 1 plus 0, this is 4. ठीक है, then it will move further. अब ये पहले फुल ओवरलैप में आ जाएगा, so let me just write those ones. So the first full overlap would be 1, 1 and 1, which is going to result in 4 plus 1, 5.
ठीक है जी, क्लियर हो गया। एंड देन नेक्स्ट ओवरलैप इसका नेक्स्ट जो आएगा, जो इसकी वैल्यूज होंगी 1 1 1, सो 4 प्लस 1 प्लस 1 विच इज 6, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये चलता जाएगा यहाँ तक कि जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इट्स गोइंग टू बी 1 प्लस 1 प्लस 144 विच इज़ 146। इससे अगले के लिए ये होगा 145, एंड देन फाइनली जब ये बाहर निकल रहा होगा यहाँ से सिंगल का ओवरलैप रह गया, सो दिस इज़ 144। ठीक है जी, एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल उसी तरह से अगर आप अच्छा हाँ, इससे पहले मैं एक बात और एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पर मैंने विंडोज़ शुरू की हैं फर्स्ट ओवरलैप से, यानी जहाँ पर सिंगल एलिमेंट का ओवरलैप आया। आप ऐसे भी देखेंगे कि बिकॉज टिपिकली द साइज ऑफ द विंडो इज़ वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द सिग्नल, सो लिहाजा इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ से शुरू करें या हम इसको फर्स्ट फुल ओवरलैप से शुरू करें और आखिरी फुल ओवरलैप पे ख़त्म कर दें। होगा क्या कि उसके नतीजे में शुरू में यहाँ से वैल्यूज़ पड़ी होंगी और आखिर में विंडो लेंथ कम तक की वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगी, खाली इसकी कोई वैल्यूज़ नहीं होंगी इन जगहों की, क्योंकि आपने विंडो की नॉन ओवरलैपिंग में आप नहीं गए। दैट टू वर्क्स, इससे सिर्फ सिग्नल की लेंथ चेंज हो जाती है जो कि समटाइम्स क्रिएट प्रॉब्लम्स। सो अब लेकिन अगर यूं करें जिस तरह से अभी हमने किया है तो यू ऑफन गेट फ्लक्चुएशंस टुवर्ड्स द एंड, टुवर्ड्स द टू साइड्स ऑफ द सिग्नल। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देयर आर लार्ज फ्लक्चुएशंस हियर, कि वो अचानक वैल्यूज बढ़ गई हैं जबकि इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल 12 था ओरिजिनल सिग्नल के अंदर। तो अब ये अगेन ट्रेड ऑफ है कि आपको एंड पे फ्लक्चुएशंस चाहिए या नहीं चाहिए। एक इसका आसान हल ये होता है कि हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी सारी रिकॉर्डिंग्स यानी ओरिजिनल सिग्नल्स कि दोनों साइड्स पे 100 मिली सेकेंड का साइलेंस रिकॉर्ड करें। तो नाउ यू आई एम डीमिस्टिफाइंग अनदर थिंग फॉर यू कि खाली ये कन्वेंशन नहीं थी कि आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि अपने सिग्नल के दोनों साइड पे 100 या 200 मिली सेकेंड या 1-2 सेकेंड तक का पॉज छोड़ दें। उस पॉज छोड़ने की जो रीज़न होती है वो यही होती है कि दोनों एंड्स के ऊपर विंडोइंग कोई ख़राबी ना पैदा करे। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ हम रीजंस देखेंगे लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड पर आ जाएं। मैग्नीट्यूड में आपने क्या किया, हर एलिमेंट पर गए, आपने उसको एब्सोल्यूट कर दिया। एब्सोल्यूट करने के बाद आपने विंडो पकड़ी और इसको इसके साथ कन्वॉल्व कर दिया। फॉर एग्जांपल फॉर दिस विंडो यू जस्ट गेटिंग ए 0। अगली विंडो जो आपके पास होगी 1 1 और 1 वाली, उसमें यू जस्ट गेट ए 2 फ्रॉम हियर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ तक कि जो विंडो यहाँ पर प्लेस होगी उसके नतीजे में आपके पास आएगा 1 + 1 + 12 14। जो विंडो यहाँ प्लेस होगी उसमें आएगा 13 और जो उससे अगली विंडो होगी उसमें आएगा 12। अच्छा जनाब, जीरो क्रॉसिंग रेट बिल्कुल उसी तरह से आपने साइन निकाले, साइन के बाद अपने नंबर ऑफ जीरो क्रॉसिंग्स निकाल ली। अब आप इसको विंडो से कन्वॉल्व करना शुरू करें। इस विंडो के लिए यू कैन सी कि दिस इज जस्ट जीरो, इस विंडो के लिए इट विल आल्सो बी जीरो। इनफैक्ट इस फर्स्ट फुल ओवरलैपिंग विंडो के लिए भी दिस इज गोइंग टू बी जीरो। लेकिन जो इससे अगली विंडो होगी उसमें यू स्टार्ट गेटिंग दीज वंस, एंड देन फाइनली जो विंडो यहाँ प्लेस हुई हुई है दिस इज 1 + 1 विच इज़ 2। जो इससे अगली विंडो है इसमें सिर्फ 1 आ रहा है, जो उससे अगली विंडो है उसमें यहाँ सिर्फ 0 आ रहा है। सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर नाउ। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन अब एक दफ़ा हमने हाथ से गुजार लिया है तो आपको होपफुली अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब हम फाइनली वो सवाल पूछने के लिए रेडी हैं जो हमने पिछली क्लास के बिल्कुल आखिर में जो सवाल आपके पास छोड़ा था कि जिस पे आपने खुद सोचना था। आई होप कि आपने उस पर गौर किया। लेकिन अब पहला सवाल हम जो इसमें पूछेंगे वो ये है कि विंडोज साइज का क्या इम्पैक्ट होगा इस पूरी कैलकुलेशन के ऊपर। सो वी आर डूइंग लेट्स से शॉर्ट टाइम एनर्जी और शॉर्ट टाइम एवरेज मैग्नीट्यूड और शॉर्ट टाइम जीरो क्रॉसिंग। इन तीनों केसेस में अगर मैं विंडो साइज बड़ा कर दूँ, सो लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल, अगर मैं ये विंडो साइज बड़ा करता चला जाऊँ तो क्या होता, और अगर मैं विंडो साइज छोटा कर दूं, लेट्स से मैं इस 3 से भी छोटा कर देता तो क्या होता। अब आई थिंक आपके लिए सोचना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक एक्सट्रीम केस में आप सोचिए कि मेरी टोटल विंडो ही बस ये इतनी है, सो ये नहीं है बीच में शामिल, सो सिंगल इम्पल्स में लेकर चल रहा हूँ, तो आउटपुट में क्या आता जाएगा, आउटपुट में वही आता जाएगा जो इनपुट में होगा। तो आउटपुट के अंदर बिल्कुल वही चीज़ आ जाएगी जो इनपुट में होगी। हर जगह वो 1 1 1 1 के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वही चीज़ आती जाएगी। सो बेसिकली आपका एक्स स्क्वायर जो है वही आउटपुट में निकल आएगा। सो दैट्स द वन एक्सट्रीम केस। दूसरा एक्सट्रीम केस देख लेते हैं। दूसरा एक्सट्रीम केस ये है कि मेरी विंडो उतनी ही लंबी हो जितना मेरा सिग्नल है। इन दिस केस वो विंडो मूव करने से एटलीस्ट अगर मैं खाली उस विंडो को प्लेस करता हूँ तो उस पूरी विंडो से सिर्फ एक आंसर आएगा, देयर इज़ नो वेरिएशन एट ऑल। सो अब इन एक्सट्रीम केसेस के दरमियान में आपके सवाल का जवाब है, अगर आपकी विंडो छोटी होगी तो आपकी एवरेज के अंदर कम नेबर्स कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर देखूँ, इस पॉइंट पे मैं निकाल रहा हूँ, अगर मेरी विंडो छोटी है तो कम नेबर्स कंट्रीब्यूट करेंगे इस एवरेज के अंदर या इस सम के अंदर। लेकिन अगर मेरी विंडो बड़ी है तो ज़्यादा नेबर्स कंट्रीब्यूट करेंगे इस सम के निकलने के अंदर। जितने ज़्यादा नेबर्स कंट्रीब्यूट करेंगे उतनी ही वैल्यू स्लोली चेंज होंगी।
ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना? सो जितनी बड़ी विंडो उतना ही आउटपुट ज़्यादा स्मूथ होती चली जाएगी, और जितनी विंडो छोटी होगी उतनी ही आउटपुट ज़्यादा जैगिड होगी, उतनी ही आउटपुट ज़्यादा इनपुट जैसी होती चली जाएगी। सो इन अदर वर्ड्स, अब जो कुछ हम यहाँ कह रहे हैं, if the window size is too large, that is several pitch periods, यानी इतना बड़ा आपने विंडो कर दिया कि उसमें बहुत से आपके जो है, यानी by pitch period we mean the time period, then the energy, magnitude and zero crossing will change very slowly with time, and they may not adequately reflect the changing properties of the speech signal. आपने इतना बड़ा कर दिया कि आपके स्टॉप और जो लेट्स से कॉन्सोनेंट और वॉवल सारे के सारे एक ही विंडो में फिट आ रहे हैं, इतनी बड़ी आपने विंडो ले ली है, तो नाउ दी वेरिएशंस वुड बी टू स्लो, वो आपके लिए शायद इतनी यूजफुल ना हो। जबकि अगर आपकी विंडो बहुत छोटी हुई, एक पिच पे एक टाइम पीरियड या इससे भी कम की विंडो होगी, तो देन योर एनर्जी, मैग्नीट्यूड एंड जीरो क्रॉसिंग विल फ्लक्चुएट वेरी रैपिडली डिपेंडिंग ऑन द एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ द वेव फॉर्म। अब ये भी इतना सही नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा गोल ये है कि जहाँ कहीं वॉवल बोला जा रहा है, जहाँ कहीं स्पीक किया जा रहा है, वहाँ पे एनर्जी हाई हो, जहाँ नहीं बोला जा रहा है, जहाँ पे लेट्स से कॉन्सोनेंट बोला जा रहा है, वहाँ पे एनर्जी लो हो। तो हमारे गोल्स के लिए दिस विल ऑलवेज रिमेन अ ट्रेड ऑफ कि विंडो साइज कितना होना चाहिए। बहुत बड़ी विंडोज ओवर स्मूथिंग हो जाएगी, बहुत छोटी विंडोज तो आपकी जो है वो जिस लेवल ऑफ वेरिएशन को आप पकड़ना चाह रहे हैं, स्मूथ वेरिएशन को, वो आपको नहीं मिल सकेगी। ठीक है, तो ये एक ट्रेड ऑफ है, और ये एप्लीकेशन के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। सो योर टिपिकल विंडो साइज वुड बी एनीवेयर बिटवीन 20 मिली सेकेंड्स टू 100 to 200 मिली सेकेंड्स, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस चीज़ को पकड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, किस किस वेरिएशंस को देखना चाह रहे हैं, और यही वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आप अपनी असाइनमेंट के अंदर भी इसमें कर रहे होंगे। ठीक है, सो वी वॉन्ट आइडियली स्मूथली वेरिंग प्लॉट्स डिपिक्टिंग चेंज इन शॉर्ट टाइम। सो इसकी कोई सिंगल परफेक्ट वैल्यू नहीं है, एंड यू हैव टू एडजस्ट इट बेस्ड ऑन द इनपुट एंड द पर्पस ऑफ द होल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये बात जनरली आपकी समझ में आ गई कि अगर मेरी विंडो बहुत छोटी है तो मेरी जो आउटपुट होगी वो स्मूथ नहीं हो रही होगी, वो वैसी ही होगी जैसे इनपुट है। ठीक है, जबकि अगर मेरी विंडो बड़ी है और बड़ी होती चली जाएगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथिंग कर देगी मेरी इनपुट की, और आउटपुट जो है वो ज़्यादा स्मूथ मुझे मिलेगी। So hopefully we're going to learn a lot from this slide inshallah. So यहाँ पर you can see कि ये जो plot है इसमें मैंने बोला हुआ है आछी रॉ। ये वही फ्रेज है जो कि नीलम ने सालगिरह पर हेड सेस्मोग्राफ असवद कुरैशी के माथे पर एंटन और गम की आछी रॉ महसूस की, ये वो आछी रॉ है जो मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया था। दिस इज इंटरेस्टिंग फॉर अस इन टर्म्स ऑफ दीज 3 मेट्रिक्स, इस वजह से आई यूज्ड जस्ट दिस फ्रेज। So this is the actual plot of the signal x. यहाँ पर आपको इसकी सिंपल एनर्जी यानी हर सैंपल को मैंने सिर्फ स्क्वायर करके प्लॉट किया हुआ है, यहाँ पर मैंने हर सैंपल को एब्सोल्यूट करके प्लॉट किया हुआ है, यहाँ पे हर सैंपल का जो है वो जीसीआर निकाला हुआ है। सो ये वो हैं जो अलग अलग तीनों हमने चीज़ें निकाली हुई थी बिफोर डूइंग द सम एंड बिफोर डूइंग एनी विंडोइंग। यहाँ पर एक फ़र्क देखिए, इससे पहले कि मैं ये राइट साइड की चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू करूँ, पहले इस फ़र्क को देखें। एनर्जी के ग्राफ को कंपेयर करें मैग्नीट्यूड के ग्राफ से। आप ये देख सकते हैं स्पेशली इस हिस्से में कि एनर्जी के ग्राफ में ये हिस्सा बिल्कुल गायब है, जबकि मैग्नीट्यूड में नज़र आ रहा है। उसकी वजह क्या है? द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज़ वेरी हाई इन एनर्जी, क्योंकि डिफरेंस था, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये, और इसके बीच में डिफरेंस नज़र आ रहा है। एनर्जी ने इसको एम्पलीफाई कर दिया, जिसकी वजह से ये गायब हो गया बिल्कुल, और सिर्फ ये और ये बड़ी बड़ी चीज़ें अब नज़र आ रही हैं, ये छोटी चीज़ें सब की सब बीच में से गायब हो गई सिग्नल में से। जबकि मैग्नीट्यूड के ग्राफ में ऐसा नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड ने क्योंकि एम्पलीफाई नहीं किया, डिफरेंसेस को सेम रखा है, तो लिहाजा अब आप ये देख सकते हैं यहाँ मैग्नीट्यूड ग्राफ के अंदर कि जिस तरह के डिफरेंसेस यहाँ हैं उसी किस्म के डिफरेंसेस यहाँ हैं। तो ये चीज़ें जो बीच की हैं ये उतनी ही इंटेंसिटी से मौजूद हैं, उतनी ही मैग्नीट्यूड से मौजूद हैं जितनी ओरिजिनल सिग्नल में थी। सो ये एक फ़र्क होता है इन दोनों सिग्नल्स के बीच में, एनर्जी के बीच में और मैग्नीट्यूड के बीच में, कि एनर्जी डिफरेंसेस को एम्पलीफाई कर देती है और बड़ी और छोटी चीज़ के फ़र्क को स्क्वायर कर देती है, उभार देती है, तो जिसकी वजह से छोटी चीज़ें अक्सर गायब हो जाती हैं। ठीक है, तो ये ज़रा जहन में रखना होता है कि इसकी हमें कब ज़रूरत है और कब ज़रूरत नहीं है। देयर वुड बी टाइम्स वेयर इट वुड बी वेरी यूजफुल, देयर वुड बी टाइम्स वेयर इट वुड बी डिजास्ट्रस तो लिहाजा वो हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है।
ZCR में खाली आप 101010 देख रहे हैं। बाय द वे एक और चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड के ग्राफ में 0 से लेकर 0.2 तक का स्केल है, जबकि एनर्जी के ग्राफ में 0.006 तक का स्केल है। हालांकि एनर्जी तो मैग्नीफाई कर रही है। सो ये वही चीज़ है कि क्योंकि वेव फाइल के अंदर सारे नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1 पड़े हुए होते हैं, सारे सैम्पल्स, सो देयरफॉर यहाँ पर स्क्वेयरिंग की वजह से और छोटे नंबर्स प्रोड्यूस हो गए। तो यहाँ पे द डिफरेंसेस आर व्हाट आर एक्चुअली रिवीलिंग आपकी एनर्जी और मैग्नीट्यूड के बीच का फ़र्क, नॉट द एब्सोल्यूट वैल्यूज। ठीक है, अच्छा, ये क्लियर हो गया। तो अब हम राइट साइड के ऊपर आते हैं और अब ये देखते हैं कि यहाँ पर हमने इनकी शॉर्ट टाइम एनर्जी, और ये आप देख सकते हैं शॉर्ट टाइम एनर्जी विद अ विंडो साइज ऑफ 50, शॉर्ट टाइम एनर्जी विद अ विंडो साइज ऑफ 200 एंड शॉर्ट टाइम एनर्जी विद अ विंडो साइज ऑफ 1000 देखा है। पहले हम इन्हीं तीन को कंपेयर कर लेते हैं। जस्ट लुक एट दीज थ्री, जस्ट स्टेयर एट देम एंड यू कैन क्लियरली सी ये तो जैकेट था ही, इसमें बहुत तेजी से वेरिएशंस थी। इस 50 साइज की विंडो ने बहुत हद तक वेरिएशंस को बरकरार रखा है, जबकि 200 साइज की विंडो ने वेरिएशंस को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, और 1000 साइज की विंडो ने ना सिर्फ इसको खत्म कर दिया बल्कि इतनी स्मूथिंग कर दी है कि बीच का एरिया भी स्मूथ करना शुरू कर दिया, इनको आपस में जोड़ दिया ऑलमोस्ट। ये चीज़ में इतना कुछ हमारे सीखने को है कि अभी एक स्लाइड में शायद मैं उतनी चीज़ों की डिटेल्स बयान ना कर सकूं। ये प्रॉब्लम्स जो यहाँ से नज़र आना शुरू होंगे ये हमारे फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड्स की डिस्कशन के अंदर तक चलेंगे, कि स्मूथिंग जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पूरे के पूरे ग्राफ को वो एक ही वैल्यू पर लाने की कोशिश करती है। तो अब आप यहाँ पर जो चंद बातों पर गौर करें, छोटी विंडो ने वर्सेस बड़ी विंडो के क्या फ़र्क किया है। अगर मैं थोड़ी देर को आपसे ये कहूँ कि ज़रा इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के तौर पर सोचिए। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कैसे मुझे एक सिग्नल में नज़र आती है, उसके मूविंग कंपोनेंट्स में। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये एक सिग्नल है वर्सेस के मेरे पास ये एक सिग्नल है, दोनों में से ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी कौन सा है? यू नो क्लियरली दिस इज मोर हाई फ्रीक्वेंसी, दिस इज लोअर फ्रीक्वेंसी, राइट। जिसमें मूवमेंट, और हो सकता है अगर मैं एक तीसरा यहाँ बना दूं तो दिस इज एन इवन लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ठीक है, तो जितने ज्यादा जैगेड पना नजर आ रहा होता है, जितनी दीज एब्रप्ट ट्रांजिशंस नजर आती हैं, उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये सिग्नल ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है या ये सिग्नल ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है, क्लियरली दिस वन इज मोर हाई फ्रीक्वेंसी। सो इन अदर वर्ड्स, अब ये बात गौर से सुनिएगा, इन अदर वर्ड्स जब मैं विंडो साइज बड़ा करता हूं तो इसेंशली मैं एक फिल्टर बना रहा हूं जो कि लोअर फ्रीक्वेंसीज को पास करने दे रहा है, हायर फ्रीक्वेंसीज को फिल्टर आउट कर रहा है, रिमूव कर रहा है। सो इट टुक दिस सिग्नल and it filtered out the high frequency components to produce this signal, जबकि the lower frequency components remained, higher frequency components got removed। ये चीज समझ में आई? एक दफा दोबारा सुनिए। इस सिग्नल के अंदर कुछ स्लो मूविंग चीजें हैं और कुछ रियली फास्ट मूविंग चीजें। जैसे जैसे विंडो साइज बड़ा होता जा रहा है, ये फास्ट मूविंग चीजें, ये रैपिडली मूविंग कंपोनेंट्स खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितने कम रह गए, जबकि जो स्लो मूविंग कंपोनेंट्स हैं वो बरकरार हैं। ऐसा फिल्टर जो कि लोअर फ्रीक्वेंसीज को जाने दे और हायर फ्रीक्वेंसीज को ना जाने दे, उनको फिल्टर आउट कर दे, इसको हम लो पास फिल्टर कहते हैं। लोअर को पास होने देने वाला फिल्टर, लोअर फ्रीक्वेंसीज को पास होने देने वाला फिल्टर, लो पास फिल्टर। ठीक है, इसके ऑपोजिट एक हाई पास फिल्टर भी होता है। ऐसा फिल्टर जो हायर फ्रीक्वेंसीज को पास करने दे, लोअर फ्रीक्वेंसीज को रोक ले। और इनके दरमियान की एक और ऑब्वियसली चीज भी होती है जिसको हम बैंड पास फिल्टर कहते हैं, जो कि जिसमें दो साइड पे थ्रेशोल्ड्स लगाई जा सकें, इससे नीचे नीचे को पास नहीं होने देना और इससे ऊपर ऊपर को पास नहीं होने देना। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ लो पास एंड अ हाई पास फिल्टर व्हिच इज नोन एज अ बैंड पास फिल्टर, जो एक फ्रीक्वेंसी बैंड को जाने देता है। ठीक है, अब डिस्कशन आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है फ्रीक्वेंसीज की गुफ्तगू की तरफ बढ़ेगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी सिग्नल को देखकर आपको ये पहचानने की आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि इसमें स्लोली मूविंग कंपोनेंट्स कौन से हैं और रैपिडली मूविंग कंपोनेंट्स कौन से हैं। ठीक है, तो इसी सिग्नल में अगर मैं ओरिजिनल सिग्नल को देखता तो उसके अंदर ये कुछ स्लोली मूविंग कंपोनेंट्स थे और कुछ ऑब्वियसली ये बहुत रैपिडली मूविंग कंपोनेंट्स थे, हर सैंपल के हिसाब से बदल रहे थे। जब यहाँ से यहाँ भी आए हैं 50 साइज की विंडो के साथ, तो इसमें से बहुत से हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट गायब हो चुके हैं, सिर्फ ये थोड़े से रह गए हैं जो अब आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, और वो और कम हो गए यहाँ और कम हो गए यहाँ, और मैं इससे भी बड़ी कर देता तो ये पूरी की पूरी चीज़ कुछ इस तरह की हो जाती, और ये और ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट सिर्फ बच जाते और हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स खत्म हो जाते। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। यही बिहेवियर आपको तीनों चीज़ों में मिलेगा। मैग्नीट्यूड में भी देखिए, मैग्नीट्यूड में इसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स देखें और इसके देखें,
वर्सेस इसको देखें, वर्सेस इसको देखें। क्लियर हो गया जी। सिमिलरली जीरो क्रॉसिंग रेट में भी देखिए, जीरो क्रॉसिंग रेट के अंदर ये कितने हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, इसमें अभी हैं, काफ़ी हैं, लेकिन इसमें कम हो गए और इसमें ऑलमोस्ट वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। ठीक है, सिर्फ ये एक लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट रह गया। ठीक है, तो एक तो हमें ये बात समझ आ गई कि विंडो साइज बड़ा होने से हमारा जो कॉन्वोल्यूशन है वो एक लो पास फिल्टर के तौर पे एक्ट करना शुरू कर देती है, और जितनी बड़ी विंडो उतनी ही ज़्यादा एटेन्यूएशन है हमारी हायर फ्रीक्वेंसीज की। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ज़रा कंपेयर वर्टिकली भी कर लें। अब ज़रा यहाँ से यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ कंपेयर करें। ये देखें, इस डिफरेंस और इस डिफरेंस को देखिए ज़रा। सो यू कैन क्लियरली सी वो जो एनर्जी और मैग्नीट्यूड का डिफरेंस हमने देखा था कि एनर्जी डिफरेंसेस को एम्पलीफाई कर रही है, जबकि मैग्नीट्यूड डिफरेंसेस को उतना ही रख रहा है जितना वो डिफरेंस ओरिजिनली था। ठीक है, तो एक बात ये समझ में आपको आ गई। दूसरी बात ये समझिए, और ये बहुत ज़रूरी है, जिस पे जो असल कहानी है वो मैंने आखिर के लिए रख ली थी। मैंने कहा टेक्निकल बातें पहले कर लें, लेकिन असल बात आखिर में होगी। ये तो ज़रा सोचिए, कहाँ एनर्जी हाई है और कहाँ एनर्जी लो है, कहाँ जीरो क्रॉसिंग हाई है और कहाँ जीरो क्रॉसिंग लो है, फ़ायदा क्या है इस सब कुछ का, इस पे ज़रा गौर कीजिए। अब अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो आप देख सकते हैं इस आची रॉ में, इतने तो अब आप माहिर हैं ग्राफ पढ़ने के, कि ये आ वाउल बोला गया है और ये आछी ई वावल बोला गया है और ये ओ वावल बोला गया। आछी रॉ आ ई ओ, ये तीन वावल्स हैं। एंड यू कैन क्लियरली सी ये कोई 6000 के मार्क पे हैं, ये कोई 4000 के मार्क पे हैं, और ये 0 से कोई 10,000 के मार्क पे है। एंड यू कैन क्लियरली सी द एनर्जी इज वेरी हाई इन दीज प्लेसेस। और जैसे जैसे मैं विंडो साइज बड़ा कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा और क्लियरली मुझे शो करता जा रहा है कि कहाँ कहाँ वाउल बोला गया था, कहाँ कहाँ वाउल बोला गया था, एंड एनर्जी मोर सो देन इवन मैग्नीट्यूड। अब आपको समझ में आया कि कभी कभी डिफरेंसेस एम्पलीफाई करना हमारे लिए कितने कारआमद होते हैं। सो एनर्जी और मैग्नीट्यूड का ग्राफ हमें शो कर रहा है वॉवल्स की प्लेसमेंट को, क्योंकि वॉवल्स में एनर्जी ज़्यादा होती है। मुंह खुला हुआ ना, याद है ये बहुत पहले हमने बात की थी, मुंह ओपन है तो लिहाजा पूरी एनर्जी बाहर आ रही है। ठीक है, एक और चीज़ देखिए, शाह कहाँ बोला गया है, आत ता यहाँ कहीं बोला गया और शाह यहाँ बोला गया। सो दिस इज योर ता एंड दिस इज योर शाह। आत शी रॉ, आत शी रॉ, ये आत शी यहाँ ख़त्म हुआ है और ये आपका जो है वो गुन्ना नेज़ल यहाँ ख़त्म हुआ है। सो दिस इज ता, दिस इज योर ता एंड दिस इज योर शाह एंड दिस इज योर जो आपका जो आपने नेज़ल बोला है यहाँ पर, ये वो यहाँ पर ख़त्म हुआ है। ऑल राइट, अब ज़रा देखते हैं कि ये ता और शाह को कोई चीज़ हमें दिखा रही है या नहीं। सो दिस इज क्लोज टू लाइक 10,000 to 20,000, 1,000 to 2,000 मार्क। मैंने सॉरी इससे पहले कहीं 10,000 इसको या 20,000 कहा था। दिस इज जस्ट 2,000 मार्क। सो 1,000 to 2,000 मार्क पे ता है और उसके बाद जो है वो 2,000 to 3,000 मार्क पे शाह है। अब देखिए यहाँ पर आपको 1,000 to 2,000 मार्क के ऊपर कुछ नज़र नहीं आ रहा। 1,000 to 2,000 मार्क पे ये तो खैर बहुत ज़्यादा स्मूदिंग होगी ना, इसको छोड़ दीजिए। जिसमें स्मूदिंग नहीं हुई है उन्होंने ता को नहीं पकड़ा है। ठीक है, यहाँ पर भी कोई इतना ख़ास वो नहीं है। बट नाउ लेट्स गो हियर, ता को इसने भी कुछ नहीं कहा। अलबत्ता शाह को देखिए, शाह के केस में यू कैन क्लियरली सी हियर एनर्जी हाई नहीं है, मैग्नीट्यूड हाई नहीं है, लेकिन जीरो क्रॉसिंग्स आर वेरी हाई, दे आर ऑफ द चार्ट। सो लिहाजा शाह को, अब शाह में क्या खूबी थी, क्या खसूसी बात थी, इसके अंदर फ्रिकेशन हो रही थी, जो कि आपके पास फॉर्मेट में कैसे शो होती थी। अब देखें सारी चीज़ें जुड़ रही हैं। फॉर्मेट में वो हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज़ के तौर पे शो होती थी। अच्छा, नॉइज़ क्या होती है? नॉइज़ ये होती है जब आपके पास ये आपका मीन है, तो नॉइज़ का मतलब ये होता है कि वैल्यूज़ आपके पास डिफरेंट आ रही हैं। तो कभी पॉजिटिव आ रही है, कभी नेगेटिव आई है, तो थोड़ा सा वो बन गया है, जैसे कहते हैं पीरियोडिक लग रहा है। इट्स नॉट पीरियोडिक, इट्स लाइक इट्स एरेटिक। एंड यानी यूँ समझिए कि आप एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, लेट्स से 0 से 1 के बीच में, और उसको अपनी फाइल में डाल देते हैं। ये जो आप चीज़ लिख रहे हैं, ये आप एक नॉइज़ जनरेट करवा रहे हैं। सो दिस इज़ अ नॉइज़ ग्राफ। ये आप बनाकर वेव फाइल में डालें और चला दें तो आपको सुनाई देने लगेगा। बाय द वे, शाह इज़ द सिग्नेचर साउंड ऑफ योर नॉइज़, स्टैटिक। ठीक है, तो स्टैटिक के अंदर, नॉइज़ के अंदर हमारे पास जीरो क्रॉसिंग्स हाई हो जाती हैं, प्रोवाइडेड कि उसमें कोई डीसी कंपोनेंट ना हो। ये ना हो कि पूरी की पूरी नॉइज़ ही लेट्स से ऊपर गई हुई है, जीरो से ऊपर कहीं मूव होके गई हुई है। सो नॉइज़ तो है, ये वाली नॉइज़ तो मौजूद है, लेकिन ये आपका मीन है और ये यहाँ कहीं राइड कर रही है, ऐसा ना हो। ये भी होता है। और ये फिर हम अगर इससे पकड़ना है, जीरो क्रॉसिंग रेट से किसी चीज़ को पकड़ना है, तो पहले हम इस किस्म की डीसी ऑफसेट्स को रिमूव करते हैं, वो पहले हम बीच में से ख़त्म करते हैं, वो एक अलग मौजू है। बट एनी हाउ, शॉर्ट
समरी ऑफ व्हाट वी लर्न फ्रॉम हियर इज कि हमारा एनर्जी और मैग्नीट्यूड वॉवल्स की प्लेसमेंट को बहुत अच्छी तरह इंडिकेट कर रहा है, और हमारे पास GCR इस केस में जो फ्रिकेटिव था हमारे पास, स्ट्राइडेंट था, उसकी पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। अब ये सा होता है या शाह होता है या इस तरह की और कोई फॉर्मेट्स, कोई फ्रिकेटिव्स होते तो वो यहाँ पर पकड़े जाते। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई? आपके जहन में कुछ क्लियर होना शुरू हुआ है कि हम किधर से आए थे, किधर जा रहे हैं, और किस तरह से ये सारे कंपोनेंट्स अब जुड़ के एक पिक्चर बनाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है जनाब, लेट्स कीप मूविंग विद बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स आवर गोल। दूसरा हमारे सामने जो बड़ा सवाल होता है वो विंडो फंक्शन का होता है। अभी तक तो हमने विंडो साइज की बात की है ना, अब विंडोज भी कई तरह की हैं। विंडो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, विंडो हेमिंग भी हो सकती है, विंडो हैनिंग भी हो सकती है। अब इसमें क्या क्या इस चीज़ में वो है बड़ी बात कि विंडो कौन सी यूज़ की जाए। अच्छा, एक बात मैं आपको अभी बता देता हूँ विदाउट गिविंग यू अ लॉट ऑफ रीज़न फॉर दिस। समझा देता हूँ, मैं रीज़न नहीं देता। फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे पास एक विंडो है और मैं किसी एक वेव को जो है वो सैंपल कर रहा था, और फ़र्ज़ कीजिए कि वो वेव जो सैंपल हुई वो कुछ इस तरह की वेव थी और ये यहाँ ख़त्म हो गई। ठीक है, और मैंने ये सैंपल पकड़ के कहा कि बताइए कि जी मिसाल के तौर पे इसकी एनर्जी क्या है या इसमें फ्रीक्वेंसीज कौन सी हैं। हम आगे जाकर एक चीज़ पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म इस किस्म की विंडो से सिग्नल को पकड़ेगा और इसमें एस्टिमेट करने की कोशिश करेगा कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म एक एजम्पशन करेगा कि आपने जो चीज़ को विंडो किया है उस विंडो से बाहर वो चीज़ रिपीट होती है। इन अदर वर्ड्स कि यही सब कुछ जो इस विंडो में आ रहा है ये इसके बाद रिपीट हो रहा है, मीनिंग कि ये यहाँ से यूँ रिपीट हो रहा है, ये वाली चीज़ जो है ना ये यहाँ है, रिपीट हो रही है, सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है इसके बाद। अब प्रॉब्लम उसे कहाँ पर आएगी? अब मैं अगर इस विंडो को बीच में से ख़त्म कर दूँ, प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी? लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर। प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी कि मेरी विंडो ने जो सिग्नल निकाल कर दिया था उस सिग्नल के आखिर में एक इम्पल्स की तरह की स्ट्रेट लाइन थी। तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर मेरे पास ये एक फंक्शन है और मैं इसको रेक्टेंगुलर विंडो से विंडो करता हूँ, तो इट्स एंटायरली पॉसिबल कि जो सिग्नल बच के निकलेगा इसमें से, जो विंडो होकर जो बाहर आएगा सिग्नल, वो इस किस्म का होगा। इसका मीन सही नहीं बना, लेट मी जस्ट ड्रॉ दी मीन, नॉट इक्विलिब्रियम सही नहीं बना। वो इस किस्म का होगा जिसके अंदर दो फालतू के इंपल्सेस पड़े हुए हैं, दो स्टेप बने हुए हैं दोनों साइडों के ऊपर। ये स्टेप एज्यूम करवाते हैं, और ये बात अभी मैंने आपके सामने साबित भी करनी है। जो आपको याद है मैंने ये कहा था कि जो आपका इम्पल्स फंक्शन होता है, ये जो फंक्शन होता है, ये इम्पल्स के अंदर इट्स अ वेरी फ्रीक्वेंसी रिच फंक्शन, इसमें बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं। बहुत जल्दी मैं आपको इसकी एक चीज़, एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, वेयर इफ़ आई वांट टू कंस्ट्रक्ट दिस I will keep adding sinusoids of higher and higher frequencies, और जैसे जैसे हायर फ्रीक्वेंसीज ऐड होती जाएंगी मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन इम्पल्स सिग्नल बनता जाएगा, बिकॉज सिर्फ जीरो के ऊपर वो चीज़ होगी जो एम्पलीफाई हो रही होगी और बाकी सारे साइनोसॉइड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। सो इन अदर वर्ड्स, ये स्ट्रेट लाइनें बनाना ना, किसी भी टाइम ग्राफ के अंदर सीधी लाइनें बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, और ये करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसीज की ज़रूरत होती है। तो जब मैं रेक्टेंगुलर विंडो से विंडोइंग करता हूँ तो मेरे पास ये फालतू के जैगिड एजेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, विच एड अ लॉट ऑफ नॉइज इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब ये वो गुफ्तगू है जो बहुत तफसील से आएगी जब फोरियर ट्रांसफॉर्म्स हम पढ़ रहे होंगे। तो फिर क्या करें, इस मसले का हल क्या करें? ये नॉइज़ तो आएगी, आपने आखिर किसी न किसी तरह तो अपनी विंडो बनानी है, तो क्या करें? तो उसका एक बड़ा आसान सा हल हमारे सामने ये आता है कि बजाय इसके कि आप, चले मैं एक दफ़ा ये ड्रॉ कर दूं ताकि एक ही पिक्चर में हम इसको देख लें। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सिग्नल है और मैंने इसकी लेट्स से एक रेक्टेंगुलर विंडो से विंडोइंग की है, जिसके नतीजे में जो चीज़ मेरे पास बाहर आई है वो कुछ इस किस्म की है, वो कुछ इस किस्म की है। इसी की मैं विंडोइंग इससे ना करता बल्कि मैं इस किस्म के सिग्नल से कर लेता। अगर मैं इस सेकंड सिग्नल से इसकी विंडोइंग करता तो मेरे पास जो चीज़ आती उसमें ये वाली चीज़ भी सबड्यू हो जाती, ये भी सबड्यू हो जाती। तो मेरे पास जो सिग्नल होता वो कुछ इस किस्म का होता। दोनों एजेस इसने बिठा दिए क्योंकि इसके एंड के करीब ये जीरो पे अप्रोच कर रहा है। So therefore, using this type of a window, I don't get these very tall jagged edges. So therefore, frequency domain में जो extra noise ऐड हो रही है वो इसमें ऐड नहीं होती। ये frequencies को ज़्यादा precisely पकड़ सकता है। ठीक है, तो अब ये पहली बात है जो आपने नोट करनी है। यहाँ पर पहली चीज़ आपने ये सोचनी है कि जो आपकी जो ये हैमिंग विंडो जो जिसकी यहाँ तस्वीर बनी हुई है आपके सामने, ये विंडो बेसिकली आपके पास जो है ना ये इस तरह की विंडो है। ठीक है,
तो इसका फ़ायदा जो आपको मिलेगा इस विंडो को से विंडो करने का, वो पहला फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर जैकेट एजेस, यानी ये टाइम डोमेन में जैकेट एजेस प्रोड्यूस करके फ्रीक्वेंसी डोमेन में नॉइज़ नहीं प्रोड्यूस करेगी या कम प्रोड्यूस करेगी। दूसरी एक चीज़ और नोट कीजिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि किसी भी सिग्नल के ऊपर मैं अगर एक लंबी रेक्टेंगुलर विंडो से एवरेजिंग करता हूँ तो स्मूथनेस ज़्यादा होती है, ठीक है। फॉर ये सब के सब वन थे ना, तो 1 1 1 1 1 1, ठीक है। और ये मेरे पास कोई ओरिजिनल सिग्नल था 3 7 9 0 1 15। अब इस सब कुछ की एवरेजिंग हो रही है, लिहाजा एक स्मूथ वैल्यू बाहर आ रही है। अब फर्ज कीजिए कि मैं इसके बजाय ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ तो 1 रहने देता हूँ, यहाँ 0.5 कर देता हूँ, यहाँ मैं 0.1 कर देता हूँ, यहाँ मैं 0.01 कर देता हूँ। अब मुझे बताइए, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो एवरेजिंग अब जो होगी इस नई वेटेड एवरेजिंग के नतीजे में स्मूथिंग ज़्यादा होगी या स्मूथिंग कम होगी? बढ़ जाएगी स्मूथिंग या कम हो जाएगी स्मूथिंग? तो अगर आप गौर करें तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। इसका एक्सट्रीम केस ले लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए कि इन सबको कम करते जाएं, ये सब ज़ीरो हो जाए, तो इसका मतलब है स्मूथिंग कम से कम होती जाएगी। दिस इज एन इम्पल्स नाउ। अगर मैं इसको 0.1 कर दूं दोनों साइडों पे, इसको भी 0.1 कर दूं, इसको भी 0.1 कर दूं, अब क्या हुआ? अब थोड़ी सी स्मूथिंग बढ़ गई, यहाँ तक कि मैंने इसको ये वाली चीज़ कर दी 0.1 0.5 1 0.5 0.1 0.01। अब स्मूथिंग कुछ थोड़ी सी और बढ़ गई, यहाँ तक कि जब मैं इस पे पहुंचूंगा कि सब इक्वल वेट के हो गए तो स्मूथिंग मैक्सिमाइज हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स, मेरी जो हैमिंग विंडो है या जो भी मेरी इस फॉर्म की, इस तरह की शेप की विंडोज़ हैं, इनकी अगर मैं कंपेयर करूंगा विद एन इक्वल लेंथ रेक्टेंगुलर विंडो, तो रेक्टेंगुलर विंडो की स्मूथिंग ज़्यादा होनी चाहिए, इस विंडो की स्मूथिंग कम होनी चाहिए। पहली बात, सेम लेंथ की रेक्टेंगुलर वर्सेस हैमिंग विंडो में रेक्टेंगुलर विंडो को ज़्यादा स्मूथिंग करनी चाहिए क्योंकि वो एवरेजिंग ज़्यादा कर रहा है और इक्वल वेट दे रहा है मेरे नेबर्स को, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। हाउएवर, कन्वर्सली दूसरे एंगल से अगर देखें तो रेक्टेंगुलर विंडो जो है जिस वक्त किसी भी सिग्नल को काटता है तो उसके दोनों साइड पे एजेस ले आता है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी डोमेन में नॉइज बहुत सी आ जाती है, तो कुछ नई फ्रीक्वेंसीज नजर आने लगती हैं विंडोड सिग्नल के अंदर, ठीक है, जो कि हैमिंग विंडो नहीं करता। तो अब जब हम एक्चुअल ग्राफ्स देखेंगे तो हमें वहां पर ये नजर आएगा कि yes, फॉर स्मॉलर विंडोज हमें इक्वल साइज विंडो के अंदर ज़्यादा स्मूथिंग नज़र आएगी रेक्टेंगुलर विंडो में, लेकिन फॉर लॉन्गर साइज विंडोज हमारे फ्रीक्वेंसीज को ज़्यादा बेहतर प्रोड्यूस कर रहा होगा हमारी ये जो गाउसियन टाइप की, जो हैमिंग टाइप की विंडो होगी। यानी बेहतर प्रोड्यूस कर रहा होगा, इसका क्या मतलब होगा कि ये भी अच्छा खासा हमें स्मूथ रिस्पॉन्स दे रहा होगा, बिल्कुल मिलता जुलता जिस किस्म का हमें रिस्पॉन्स रेक्टेंगुलर दे रहा होगा, बल्कि रेक्टेंगुलर में बाज़ दफ़ा आपको ज़्यादा नॉइज़ नज़र आ रही होगी और वो फॉल्स फ्रीक्वेंसीज होंगी जो इसने पकड़ी हुई होंगी, ठीक है। ये डिस्कशन यहाँ मुकम्मल नहीं हो रही, ये क्लियर होगी मजीद फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड्स में जाके, जहाँ ये बहुत प्रिसाइसली हमने इसको पढ़ना है। ऑलराइट, सो इसी डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ द चॉइस ऑफ द विंडो फंक्शन, अभी तक जो चीज़ें हमने सीखी हैं एंड द थिंग्स विच वी कैन लर्न एट दिस पॉइंट, जिसका बैकग्राउंड अभी ऑलरेडी हम बना चुके हैं, उसमें पहली चीज़ यही है कि बिकॉज वी आर यूजिंग दीज रनिंग एवरेज विंडोज, रनिंग एवरेजेस, so the rectangular window applies equal weight to all the samples in the interval n minus capital N minus n to n, whereas the Hamming window produces a weighted sum. By the way, you will also learn about a Hanning window. Hanning window और Hamming में फ़र्क सिर्फ इतना है कि the Hanning window basically begins like this and ends like this. 0 से start होती है, 1 तक जाती है अपने middle में और 0 पे वापस आ जाती है, whereas the Hamming window is a modified Hanning window that starts from 0.08, goes up to 1 and then comes back to 0.08. That's the one difference. इसकी जब कभी आगे मौका आएगा तो इसको डिस्कस करेंगे. But essentially these two are very similar windows to each other. So it produces a weighted sum. तो हमने अभी ये देखा है कि in terms of smoothing for a running average window, both of these windows would be producing lesser smoothing compared to a same length rectangular window. ये बात हो गई खाली running average के एंगल से. However, the bandwidth of the Hamming window is about twice that of the rectangular window of the same length. अच्छा, अब bandwidth से यहाँ हमारा क्या मतलब है? जितनी frequencies को ये पास होने दे रही है. So हम जिस तरह से अभी हमने लो पास और हाई पास और बैंड पास की बात की थी, बैंड पास फिल्टर जो है जिस बैंड को पास करने देता है वो उसकी बैंडविड्थ कहलाता है, ठीक है। ये तफसील से आगे जाकर जब फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात होगी तो अगेन ये सब चीज़ें वहाँ पर दोबारा आएंगी।
लेकिन जो ये कहने का मकसद है कि हैमिंग विंडो की जो बैंडविड्थ है वो ट्वाइस दैट ऑफ द रेक्टेंगुलर विंडो है, दैट मींस कि ये कम स्मूथिंग प्रोड्यूस कर रही है कंपेयर्ड टू अ रेक्टेंगुलर विंडो ऑफ द सेम लेंथ। जो इसके कट ऑफ्स हैं वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। सो फॉर द रेक्टेंगुलर विंडो द कट ऑफ अकर्स एट f इज इक्वल टू fs द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ओवर n, जितने साइज की हम विंडो यूज कर रहे हैं, वेयर fs इज 1 ओवर द सैम्पलिंग पीरियड। ठीक है, अगेन इसमें से कुछ चीज़ें हो सकता है कि अभी हम पूरी तरह से समझने का बैकग्राउंड नहीं रखते, उसे अभी हम इसी तरह से ही बस सुन के आगे बढ़ जाते हैं। जब अगेन फोरियर ट्रांसफॉर्म्स आएंगे तो बहुत तफसील से हम इस सब कुछ को देखेंगे इंशाल्लाह। ऑलराइट, सो द हैमिंग विंडो गिव्स मच ग्रेटर एटेन्यूएशन आउटसाइड द पास बैंड। सो अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक, जिन फ्रीक्वेंसीज को ये पास करने दे रही है उनको हम कहते हैं कि वो पास बैंड में आती हैं। जिनको ये नहीं पास करने देती विंडोज, जिन फ्रीक्वेंसीज को ये अटेन्यूएट करती हैं, उन फ्रीक्वेंसीज का क्या बनता है? उनको हम कहते हैं ये वो फ्रीक्वेंसीज हैं जो आउटसाइड द पास बैंड हैं, और पास बैंड के बाहर की फ्रीक्वेंसीज की अटेन्यूएशन अब डिफरेंट विंडो की डिफरेंट हो सकती है। जो विंडो पास बैंड से बाहर की फ्रीक्वेंसीज को ज़्यादा अटेन्यूएट करेगी वो ज़्यादा clean split करेगी between the passing frequencies and the filtered frequencies, whereas the one that does not do so, उसके अंदर पास बैंड से बाहर की फ्रीक्वेंसीज भी लीक हो रही होंगी। और सेकेंडली जो एक नॉइज़ का मसला है वो हमने ऑलरेडी देख लिया, जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि किस तरह से एजेस के ऊपर अगर टेपर ना हो तो रेक्टेंगुलर विंडो किस तरह से नॉइज़ जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर उसमें नॉइज़ आ जाता है। So the width of the pass band is inversely proportional to the window size n. So जितनी बड़ी विंडो है उतना ही पास बैंड की width जो है वो कम है, यानी उतनी ही ज़्यादा वो हाई पास लो पास फिल्टरिंग कर रही है, उतनी ज़्यादा वो स्मूथिंग कर रही है। ये वाले कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी इससे फेमिलियर हैं। अच्छा, ये कुछ रेफरेंसेस हैं। अगेन ये सारे के सारे दोबारा आएंगे जिस वक्त फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाकर हम इस चीज़ की बात दोबारा कर रहे होंगे। ये भी विजुअल आपको बस एक दफ़ा सिर्फ दिखा देना है, ये समझाने का भी मौका नहीं है। यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर आप लॉग मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, यानी कितना एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जोन को जो है वो मैग्नीट्यूड अलाउ किया जा रहा है यहाँ पर। सो यू कैन क्लियरली सी ये जो सेंटर में बैंड है ना, बेसिकली दिस इज़ वेयर दी फ्रीक्वेंसीज आर अलाउड टू पास। और ये ऊपर वाला जो ग्राफ है ये रेक्टेंगुलर विंडो का है और नीचे वाला ग्राफ उसी लेंथ की हैमिंग विंडो का है। यू कैन सी हियर कि हैमिंग विंडो उसी लेंथ की ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज को पास होने दे रही है। दीज आर ऑल फ्रीक्वेंसीज, ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज को पास होने दे रही है। सो द बैंड विड्थ इज ट्वाइस दैट ऑफ द रेक्टेंगुलर विंडो ऑफ द सेम साइज। हाउएवर, look at this difference. Look at the difference between the height of the pass band and the height of these side lobes. इनको हम side lobes कहते हैं। यहाँ पे डिफरेंस देखिए एंड यहाँ पर डिफरेंस देखिए। सो रेक्टेंगुलर विंडो अपने पास बैंड से बाहर की फ्रीक्वेंसीज को भी लीक थ्रू होने का ज़्यादा चांस दे रही है, वेयर एज जो आपकी हैमिंग विंडो है वो ये चीज़ उतनी अलाउ नहीं कर रही। इट हैज़ अ वेरी क्लीन अटेन्यूएशन बियॉन्ड द पास बैंड। ठीक है, तो ये उसी चीज़ से लिंक्ड है जिसका जिक्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इसकी जो पूरी मैथमेटिकल डिटेल है ये हम उस पर डिस्कस करेंगे जिस पर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन को डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे इंशाल्लाह। सो अब तक की गुफ्तगू का जो बेसिक सा खुलासा है वो ये है कि द सिग्नल गेट स्मूदर, और ये अगेन स्ट्रिक्टली लिंक्ड इससे भी है कि हम यहाँ पर रनिंग एवरेजेस की बात कर रहे हैं। बार बार आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि यहाँ दो अलग अलग चीज़ों की बात हो रही है। एक रनिंग एवरेजेस और कॉन्वोल्यूशन की बात हो रही है और दूसरी तरफ खुद विंडो साइज और उसका फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशनशिप की बात हो रही है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब हम कॉन्वोल्यूशंस करना ख़त्म भी कर देंगे, जिस वक्त हम सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म्स लेट से कर रहे होंगे विंडो के ऊपर, उस वक्त भी ये वाली डिस्कशन आएगी, लेकिन वहाँ पे फिर वो रनिंग एवरेजेस नहीं होंगी। ठीक है, so the signal gets smoother, that is the rapid transitions, the high frequency components get removed as we increase the window size. So the greater number of neighbor samples contribute in the computation. सो इसके हमने दो एज केसेस देखे, n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू वेरी लार्ज। दोनों केसेस में एक में ओरिजिनल सिग्नल बाहर आ जाता है फर्स्ट केस में, और दूसरे में इतना स्मूथ हो जाता है कि वी जस्ट गेट डीसी, वी गेट लाइक स्मूथ आउटपुट, एक ही नंबर है जो पूरे के पूरे सिग्नल पे आता है। सो कन्वॉल्विंग विद द विंडो एक्ट्स एज अ लो पास फिल्टर एटेन्यूएटिंग रिमूविंग हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। दूसरी चीज़ हमने बात की शेप ऑफ द विंडो की, ये भी कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स डिफाइनिंग द टाइप ऑफ फिल्टरिंग। सो द रेक्टेंगुलर विंडो परफॉर्म्स अ वेटेड सम ओवर द सैम्पल्स वेयर एवरी वेट इज इक्वल, जबकि अदर विंडोज जो हैं वो इन वेट्स को चेंज करती हैं। तो वेटेड सम कर रही हैं लेकिन नेबर्स को कम जो है वो वेट रिलेटिवली मिल रहा है बाकी सारी विंडोज़ के अंदर, चाहे वो ट्रायंगुलर हो या वो कोई भी किस्म की विंडो हो। तो एज ए रिज़ल्ट जो एवरेजिंग की वजह से स्मूथिंग हो रही है वो
इन विंडोज़ की कम होती है compared to a rectangular window of the same size. Now we are basically ready to look at an actual graph of this, और ये वही आर्ची रॉ है, लेकिन अब फ़र्क से ये है कि मेरे पास खाली साइज़ नहीं है बल्कि मैं विंडो भी वेरी कर रहा हूँ यहाँ पर. So you can see here the original graph of आर्ची रॉ. So this is your R, this is your E, this is your O, raw. And here you have the energy plot. So इसके अंदर आप देख रहे हैं सिर्फ x स्क्वायर हुआ हुआ प्लॉट, हर सैम्पल को स्क्वायर किया हुआ है. एंड यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड नज़र आ रहा है और यहाँ ZCR नज़र आ रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पिछला ग्राफ था. अब फ़र्क कहाँ है? फ़र्क आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ मैंने 40, 150 और 600 साइज़ की विंडो यूज़ की है. यहाँ से यहाँ तक एनर्जी है, यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड है और यहाँ से यहाँ तक ZCR है. ऊपर वाली रो में मेरे पास तमाम में जो है वो रेक्टेंगुलर टाइप की विंडो है और नीचे वाली रो के अंदर हैमिंग विंडो है. So now that we understand all of that, now we can basically first compare horizontally. You can see कि जैसे जैसे विंडो का साइज बड़ा होता जा रहा है, स्मूथिंग बढ़ती जा रही है. यही ट्रेड जो है वो सेम ट्रेंड आपको बाय द वे 40, 150 एंड 60 पॉइंट विंडोज, यही ट्रेंड आपको नीचे भी नज़र आएगा एवरेज मैग्नीट्यूड में. यू कैन क्लियरली सी कि अब वो डिफरेंस भी ऑब्वियसली पहले से कम है कंपेयर टू एनर्जी, लेकिन स्मूथिंग के अंदर भी यू कैन क्लियरली सी कि विंडो साइज बड़ा होने से स्मूथिंग बढ़ती जाती है. ठीक है, ये तो क्लियर हो गया. अब हम बात करते हैं उस नई चीज़ की जो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, एंड दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द एक्चुअल विंडो टाइप. कि टाइप ऑफ द विंडो क्या इम्पैक्ट ला रही है स्मूथिंग के ऊपर. So you can see here for the window size of 40, you can clearly see that you have more smoothing here compared to here. So the rectangular window smoothing is doing more smoothing compared to the Hamming window of the same length. इससे निचले वाले के अंदर भी आपको सेम चीज़ नज़र आएगी. अगर मैं इसी रो में चलता जाऊँ, यहाँ पर ज़्यादा स्मूथिंग है और यहाँ पर कम स्मूथिंग है. सिमिलरली इन दोनों में फ़र्क कोई इतना बहुत वाज़ेह लग नहीं रहा, बट स्टिल लाइक प्रॉबली वी कैन टेल इट फ्रॉम दीज पॉइंट्स के स्मूथिंग के वही ट्रेंड्स चल रहे हैं. हाउएवर व्हेन वी गो टू हायर विंडो साइजेस, नाउ थिंग्स चेंज अ लिटिल बिट. Here I think we can say without a lot of doubt that the smoothing here and here, this is probably smoother compared to this. So then why isn't it behaving the way we expected it to behave? बिल्कुल वही behavior आपको यहाँ पर भी नज़र आएगा कि probably यहाँ पर smoothing ज़्यादा है as compared to this rectangular window, जबकि हमने तो इसकी उल्टी बात की थी. तो वो जो हमने इसकी उलट बात की थी उसमें जो कहानी थी उसका एक हिस्सा हम देख रहे थे, खाली विंडो का इम्पैक्ट के, क्योंकि वो एक में इक्वल वेट मिल रहा है और एक में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स मिल रहे हैं. लेकिन दूसरी बात जो हमने साथ साथ किया वो भी बीच में लाते हैं. रेक्टेंगुलर विंडो जो है वो बहुत सी नॉइज़ फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्रोड्यूस कर देती है जिस वक्त ये लो पास फिल्टरिंग कर रही होती है, जबकि सेम लेंथ की जो हैमिंग विंडो है वो नॉइज़ नहीं प्रोड्यूस करती. सो द रीज़न यू आर सीइंग these jagged edges here compared to here, आपको ज़्यादा स्मूथिंग जो है वो हैमिंग विंडोज़ में नज़र आ रही है बड़े साइज़ की विंडोज़ के अंदर, बिकॉज इट्स क्लीनर आउटसाइड द पास बैंड. जिस तरह से वो अटेन्यूएट करती है बाकी फ्रीक्वेंसीज को, इट डज सो मोर क्लीनली. ठीक है, तो खैर अभी हम इस गुफ्तगू को यहीं पर रखते हैं. इसका एक छोटा सा कंक्लूजन अगर मैं इस बात का करूं तो वो ये है कि हम यूजुअली टाइम डोमेन मेथड्स के अंदर लाइक एनर्जी एंड ज़ीरो क्रॉसिंग्स एंड मैग्नीट्यूड के अंदर रेक्टेंगुलर विंडोज़ को यूज़ करेंगे. लेकिन वंस हम फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस पर जाएंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म्स पर जाएंगे या शॉर्ट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म्स पर जाएंगे, तो हमारी प्रेफरेंस हमेशा उस वक्त स्मूथली टेपरिंग विंडोज़ की तरफ होगी, चाहे वो हैमिंग हो या हैनिंग हो या उस तरह की और कोई विंडोज़ हो. ठीक है, तो ये सिर्फ एक इंपॉर्टेंट याद रखने की बात है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर रेक्टेंगुलर विंडो का इम्पैक्ट बहुत अच्छा नहीं होता और वहाँ वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में बहुत सी एक्स्ट्रा नॉइज़ ले आती है, ऐसी फ्रीक्वेंसीज जो कि उन रफ एजेस को मॉडल करने के लिए चाहिए जिन पर कट लगा देती है आपकी रेक्टेंगुलर विंडो. ठीक है जनाब, लेट्स मूव ऑन. ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्शन और ज़ीरो क्रॉसिंग रेट की बात तो हम इससे पहले भी करते आए हैं, लेकिन सिर्फ उसमें थोड़ा सा एक दो चीज़ों का इजाफा कर लेते हैं ताकि आगे जो हम इसकी बेस के ऊपर काम कर रहे होंगे वहाँ कुछ समझने में आपको मुश्किल ना हो. सो फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स ज़ीरो क्रॉसिंग उस वक्त अकर होती है जिस वक्त सक्सेसिव सैम्पल्स के साइन डिफरेंट होते हैं. सो एक जो है वो इक्विलिब्रियम से ऊपर है, एक नीचे है.
ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह जानते हैं, ये तो आप ऑलरेडी सीख कर आए हैं, यू डोंट नीड अ रिविजन ऑफ दिस होपफुली. The rate at which zero crossings occur is a simple measure of the frequency content of a signal. अच्छा, अब यहाँ पर एक जो important बात है, और ये पहले भी हुई है, आगे भी दोबारा रिपीट ये बात मैं करता रहूँगा, कि जीरो क्रॉसिंग रेट जो है वो अगर एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है किसी वेव में, तब तो, और वो है भी इक्विलिब्रियम के ऊपर, इक्विलिब्रियम से ऊपर नीचे शिफ्ट नहीं हुई हुई, तब तो बड़ा आसान है उसको यूज़ करना, और तब तो वो आपको बड़ा अच्छा एस्टिमेट दे देगा. बट इन रियलिटी, इन रियल सिग्नल्स ऐसा होता नहीं है कि चीज़ें प्योर उसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी हो, और वो हो भी एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम के ऊपर, कोई उसमें डीसी कंपोनेंट ना हो, वो ऊपर नीचे शिफ्ट हुई भी ना हो एम्पलीट्यूड में. लेकिन खैर, इफ़ वी हैव अ नैरो बैंड सिग्नल, नैरो बैंड से हमारा मतलब होता है ऐसा सिग्नल जिसमें कम फ्रीक्वेंसीज हो, आइडियली सिंगल फ्रीक्वेंसी हो, तब तो जीरो जीरो क्रॉसिंग रेट आपको एक सिंपल मेजर दे देता है फ्रीक्वेंसी का. कैसे, अब उसकी एग्जांपल देखते हैं. सो assume a sinusoidal signal of frequency f naught, ठीक है, इसकी एक ही बस फ्रीक्वेंसी है, sampled at a rate fs. सो फॉर एग्जांपल ये आपकी जो है वो, आई डोंट नो, मैं यहाँ कुछ बना देता हूँ इसका, ये 1 सेकेंड है, एंड लेट्स मेक 2 cycles. So it's 2 hertz, 2 cycles per second. और let's assume कि आपने इसकी जो सैम्पलिंग की है वो आपने 4 samples per second की है. So Nyquist के ऊपर आपने की हुई है. So let's assume कि आपने एक यहाँ पर ले लिया, एक यहाँ पर ले लिया, एक यहाँ पर ले लिया, एक यहाँ पर ले लिया. So आपने 4 samples लिए हुए हैं per second. So therefore you have fs over f naught samples per cycle. ठीक है, यानी एक साइकिल में आपके पास 4/2 यानी 2 सैंपल्स आ रहे हैं, राइट? Simple enough. So that also means that we already know that each cycle has 2 zero crossings. So एक zero crossing हर cycle में 2 होंगी. So मैं अगर एक और फिर different color use करूँ, so for this first cycle the first zero crossing is this and the second zero crossing is this. For the second cycle the first zero crossing is this and the second zero crossing is this. ठीक है. So अब आपके पास ये आ गया कि कितनी जीरो क्रॉसिंग्स है आपके पास पर साइकिल. सो द एवरेज रेट ऑफ जीरो क्रॉसिंग्स इज z इज इक्वल टू 2f नॉट ओवर fs क्रॉसिंग्स पर सैंपल. हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सैंपल में पर सैंपल कितनी क्रॉसिंग्स आ रही हैं. सो इन दिस केस इट इज 2 multiplied by 2 hertz over 4, which is essentially 1 zero crossing per sample. So आपके पास यहाँ 4 सैंपल्स हैं, और आपको टोटल जो इस वेव के अंदर एक सेकंड के अंदर जीरो क्रॉसिंग्स मिलेंगी, वो कितनी मिलेंगी? वो आपको 1 2 3 4 मिलेंगी. सो देयरफॉर इट इज 4/4. सो 1 जीरो क्रॉसिंग ऑन एवरेज पर सैंपल आपको मिल रही होगी. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस इज जस्ट समथिंग जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, और जहाँ जब आप बुक पढ़ रहे हो तो ये चीज़ आपको कंफ्यूज ना करे, इसलिए मैंने एक दफ़ा ये रिपीट कर दी है. However, in reality, speech signals are broadband signals, and the interpretation of zero crossing rate is much less precise. क्योंकि broadband का क्या मतलब है? It's a complex wave. It has many frequencies. तो एक तो आपने उसके अंदर किसी न किसी हद तक पकड़ ली, लेकिन बाकियों का क्या करेंगे? Even fundamental भी पूरी तरह से पकड़ना is questionable कि आप पकड़ सकेंगे नहीं. However, the important point is actual fundamental frequency detection is a more complicated algorithm which takes more time. वो obviously it's a computing intensive algorithm, क्योंकि आपने auto correlation use करनी है, ये absolute magnitude difference करना है, जो अभी हम पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ पर simple ZCR से you get rough estimates of the spectral contents of your signal. So ये आपको फायदा दे रहा है zero crossing rate. It's giving you a rough estimate of the spectral contents, किस किस्म की frequencies उसमें मौजूद हैं. तो बस ये चीज़ जहन में रखनी है आपने. अच्छा जी, सो अब हम रेडी हैं कुछ एक्चुअल एप्लीकेशंस के लिए, जो जिनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इन सारी टेक्निक्स को. और अब वो फर्स्ट एप्लीकेशन वॉइस्ड वर्सेस अनवॉइस्ड स्पीच की हम बात करते हैं. बाय द वे, यहाँ से ऑनवर्ड्स यू वुड नीड टू रीड योर बुक. मैं आपको ऑब्वियसली एल्गोरिदम्स तो सारे करवाऊँगा, लेकिन एट अ स्लाइटली हायर लेवल ऑफ डिटेल एंड नॉट इन मैनी ऑफ द निटी-ग्रिटी डिटेल्स, बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन अब ये होगी कि यहाँ से आगे आप बुक भी पढ़ेंगे. सो मेरे सामने जो है ये पेज नंबर 144 140 ऑनवर्ड्स जो पेजेस हैं ना, डिजिटल प्रोसेसिंग ऑफ स्पीच सिग्नल्स की बुक के, उसके अंदर अब ये सारी तफसीलात हैं. एंड वंस यू गेट योर असाइनमेंट तो आपको ये बुक भी साथ साथ पढ़नी पड़ेगी. तो हम यहाँ से बात को आगे बढ़ाते हैं रिगार्डिंग द फर्स्ट मेथड जिसकी हम बात करेंगे, कि वॉइस्ड और अनवॉइस्ड के बीच में सेपरेशन करना. let's say a voiced consonant versus an unvoiced consonant, या vowel versus let's say a fricative. इन चीज़ों के बीच में जो डिफ्रेंसिएशन करना है, इसमें ये वाली टेक्निक जो हम डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है. और वो टेक्निक ये है कि द एनर्जी ऑफ वॉइस स्पीच इज कॉन्सेंट्रेटेड बिलो 3000 हर्ट्ज. सो वेयर एज फॉर अनवॉइस्ड स्पीच, फॉर वॉइसलेस स्पीच, most of the energy is found at higher frequencies.
ठीक है, तो ये एक बड़ा क्लियर सा जो है हमें एक डिफ्रेंसिएशन नज़र आ गई, जिसमें बड़ी आसानी से हम जीरो क्रॉसिंग रेट को यूज़ कर सकते हैं. सो हाई फ्रीक्वेंसी इंप्लाइज जीरो क्रॉसिंग रेट्स, हाई जीरो क्रॉसिंग रेट्स, एंड लो फ्रीक्वेंसी इंप्लाइज लो जीरो क्रॉसिंग रेट्स. Obviously, the relationship between ZCR and the frequencies is not one to one, because speech के अंदर खाली कोई एक frequency नहीं होती, it's a complex signal. But still, जो आपका average number of zero crossings per second है, that could be taken as a proxy, as a rough estimate, कि उसमें higher frequency components हैं या lower frequency components ज़्यादा हैं. So a reasonable generalization is that if the zero crossing rate is high, the speech is unvoiced, ठीक है, पहली बात, and it is voiced otherwise. So voiced के केस में for example जैसे मैं आ ई ऊ या let's say बा कह रहा हूँ, तो इसके अंदर जब vocal fold vibrate कर रहे हैं तो frequencies low होती हैं. लेकिन let's say if I am saying सा शा या फा या हा, तो इस केस में noise है तो frequencies ज़्यादा high होती हैं. ठीक है. However, this measure is imprecise because zero crossing rates may overlap for the two type of signals. तो यानी ऐसा नहीं है कि ये कोई 100% एक discriminator है, but it's a good discriminating feature for us to discriminate between voiced and unvoiced speech. इस सब रूल बेस्ड सिस्टम्स में आप थोड़ा सा अपने जहन में अब ये भी रखते जाएं कि यही सारे फीचर्स कल को जब हमने मशीन लर्निंग करनी है तो उसमें भी यूज़ हो सकते हैं. ठीक है, तो your ZCR could be a very useful feature in when you're doing machine learning for detection between, let's say, voiced and unvoiced speech or even speech recognition. ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी बुक से. बाय द वे बुक में और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो मैंने शो नहीं की. मैंने तो वो आपको अच्छी रॉ वाली एग्जांपल से सारी चीज़ें दिखा दी. विंडो साइजेस, विंडो टाइप्स के जो इम्पैक्ट्स हैं वो भी आपकी बुक के अंदर डिटेल में दिए हुए हैं. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट केस है, दिस इज़ अ स्टोरी. सो दिस इज़, सो दिस ज ये है और स्टोरी का सा जो है वो ये है, दिस इज़ अ स्टोरी. ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर आप देख रहे हैं, लेट मी जस्ट लुक एट दिस वन. इसके अंदर बड़ा क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ व्हाट शी सेड है, व्हाट शी, सो के आपको क्लियरली ये नज़र आ रहे हैं जहाँ पे ZCR जो है वो बहुत हाई हो रहा है. बाय द वे दिस इज अ ग्राफ ऑफ द एवरेज जीरो क्रॉसिंग रेट, एंड यू कैन क्लियरली सी कि इसके अंदर आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ बोली गई है. एंड सिमिलरली कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जब आप बुक से खुद पढ़ेंगे तो आप तफसील से इसको अपने तौर पर पढ़ लीजिएगा. अच्छा जनाब, इसके कुछ इश्यूज ज़रूर आते हैं इम्प्लीमेंटेशन के. वो इश्यूज इस किस्म के होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके अगर जो ए टू डी कन्वर्टर है उसकी वजह से कोई डीसी ऑफसेट आ गया. मीनिंग डीसी ऑफसेट का क्या मतलब है, ये आपकी ओरिजिनल वेव फॉर्म थी जो काफ़ी नॉइजी है, लेट से जो कुछ भी है, लेकिन जिस वक्त मैंने ए टू डी कन्वर्जन के बाद इसको बुलाया तो ये पूरी चीज़ यहाँ पर यानी इस ज़ीरो पॉइंट से ऊपर जाकर यहाँ कहीं चली गई. यानी ये पूरी वेव जो है ये इधर आ गई बजाय नीचे होने के. तो नाउ देयर आर नो ज़ीरो क्रॉसिंग्स. ये पूरी चीज़ अब ज़ीरो से, ये ज़ीरो है और सब कुछ ज़ीरो से ऊपर चल रहा है, तो लिहाजा यहाँ पर ज़ीरो क्रॉसिंग रेट नहीं इसको पकड़ सकेगा. तो हम यूजुअली डीसी ऑफसेट्स को रिमूव करते हैं. 60 हर्ट्ज़ की हम जो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर लाइंस की वजह से आ रही होती है, इसको हम रिमूव करते हैं. फॉर्चुनेटली इट्स रिलेटिवली ईजी टू रिमूव. any other noise present in the digitizing system or in any of other systems, recording system जो हमारा है उसको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं अगर हमने ZCR को यूज़ करना है स्पेशली. So therefore these should be minimized or reduced by using pre-processing filters अगर आप ZCR यूज़ करके कोई इस तरह की आउटकम्स निकालना चाह रहे हैं तो. ऑलराइट जी, तो फाइनली जो एल्गोरिथम मैं आप डिस्कस करने लगा हूँ, दैट्स द स्पीच वर्सेस साइलेंस डिस्क्रिमिनेशन या डिस्ट्रीब्यूशन का एल्गोरिथम, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम जो है वो वॉइस एक्टिविटी डिटेक्शन को पकड़ सकते हैं, प्रोवाइडेड कि द सिग्नल इज सफिशिएंटली हाई क्वालिटी एंड द बैकग्राउंड नॉइज इज नॉट वेरी हाई. So the problem of locating the beginning and end of speech utterances is of practical significance. For example, automatic recognition of isolated words requires location of regions of speech signals. Similarly, लाइव अगर आप स्पीच रिकग्निशन कर रहे हैं तो वॉइस एक्टिविटी डिटेक्शन की आपको ज़रूरत पड़ती है. IVR सिस्टम्स में या स्पीच बेस्ड डायलॉग सिस्टम्स के अंदर जो है जिस वक्त फॉर एग्जांपल एक प्रॉम्प्ट चल रहा होता है, ऑडियो प्रॉम्प्ट चल रहा होता है, एंड यू स्टार्ट सेइंग समथिंग, तो वो प्रॉम्प्ट डिसकंटिन्यू हो जाना चाहिए और उसे आपको सुनना चाहिए खामोशी से. तो ये डिटेक्ट करने के लिए कि आप बोल रहे थे वर्सेस के एक लेट से पेंसिल गिरने की आवाज़ आई थी या लेट से एक बॉटल गिरने की आवाज़ आई थी, तो ये डिटेक्शन जो है ये प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस की है. ऑब्वियसली जो मेथड अभी हम देख रहे हैं ये बहुत सिंपल और बहुत नाइव सा मेथड है. इट्स अ रूल बेस्ड अप्रोच. इससे आप थोड़ा सा ये भी अप्रिशिएट करेंगे कि जब हम रूल बेस्ड सिस्टम्स बनाते हैं तो उसकी कितनी बारीकी में जाना पड़ता है.
और लेकिन यू विल ऑल्सो अप्रिशिएट दैट हाउ सोफिस्टिकेटेड दिस मेथड इज़ कि इसके नतीजे में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं अगर आपकी स्पीच की और जो बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह की जो क्वालिटी है वो यानी ऐसा ना हो कि बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ हाई हो कंपेयर टू द स्पीच, ठीक है। इस एल्गोरिदम को अच्छी तरह से तफसील से समझने के लिए यू वुड नीड टू रीड द बुक। पेज नंबर 148 से गालिबन ये शुरू हो रहा है एल्गोरिदम, और वहाँ से आपको ये पढ़ना पड़ेगा। जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ वो काफ़ी नहीं होगा इसको पूरी तरह समझने के लिए। आई बी जस्ट कवरिंग इट एट अ वेरी हाई लेवल सो दैट यू जस्ट गेट जनरल आइडिया कि इस एल्गोरिदम में हो क्या रहा है। All right. So the problem of speech versus silence detection is not trivial for signals other than those with extremely high signal to noise ratio, जिनसे हम deal कर रहे हैं. The energy of the background noise sometimes matches or even exceeds the energy of the lowest levels of speech signals. आप कहीं शोर में खड़े हुए हैं, अब जो आप बोल रहे हैं, especially ऐसे फ्रिकेटिव्स बोल रहे हैं, ऐसी साउंड्स बोल रहे हैं, फोनीम्स बोल रहे हैं जिनकी एनर्जी लो होती है, तो वो मिक्सअप हो जाएगी और बाज़ दफ़ा लो होगी कंपेयर टू बैकग्राउंड नॉइज़ के, ठीक है। लाइक वीक फ्रिकेटिव्स लाइक फा, उनके केस में डिटेक्शन मुश्किल होती है. इन जनरल इट्स डिफिकल्ट टू लोकेट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ utterance if there are let's say weak fricatives like fa or tha or ha at the beginning or at end of the word, weak plosive bursts like pa or ta or ka at the beginning or end of the word. इनको डिटेक्ट करना एंडिंग्स पे मुश्किल होता है क्योंकि आपने वहां से पकड़ना है ना कि वर्ड शुरू कहाँ से हुआ, बोलना आप शुरू कहाँ हुए या बोलना ख़त्म कहाँ हुए. वहां पर अगर ऐसी कोई चीज़ आ रही है तो डिटेक्शन उसकी मुश्किल होती है. नेजल्स अगर एंड में आते हैं, आप नेजल ट्रेल करते चले जाते हैं, आप ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स में देख चुके हैं, उनकी एंडिंग पकड़ना मुश्किल होती है. वॉइस फ्रिकेटिव्स विच बिकम डी वॉइस्ड एट द एंड ऑफ द वर्ड्स, ऐसे फ्रिकेटिव्स जो कि वॉइस्ड हैं ओरिजिनली लेकिन एंड ऑफ द वर्ड पे अब ये फोनोलॉजिकल डिटेल है, कुछ लैंग्वेजेस ये करेंगी कुछ नहीं करेंगी, लेकिन ऐसे फ्रिकेटिव जो एंड ऑफ द वर्ड पे आते हैं जैसे वाह फा जैसी आवाज़ निकालने लगे, तो इस तरह की जो साउंड्स हैं उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है. ट्रेलिंग ऑफ ऑफ वॉवल साउंड्स एट द एंड ऑफ द utterance. So in simple words the summary is that beginning and the end of the word, which are the most important parts in order to detect voice activity, to find out कि word कहाँ से शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हुआ, वहीं पर बहुत सी साउंड्स ऐसी हैं जो कि अनयूजुअल बिहेवियर शो करती हैं जस्ट बिकॉज कि हम वहाँ बोलना शुरू कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं, और उसकी वजह से उसकी डिटेक्शन और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है. लेट्स लुक एट अ फ्यू एक्चुअल ग्राफ्स. जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ टाइम डोमेन वेव फॉर्म, और ये आपकी बुक से एग्जांपल है. यहाँ पर और ये इसको आपने रीड इस तरह से करना है कि ये बेसिकली ये टाइम ही चल रहा है. इन्होंने सिर्फ एक लंबा पूरा ग्राफ देने के बजाय दे हैव जस्ट शोन कि फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ और उसके बाद इससे आगे ये है और उससे आगे ये है, तो अगले 2-3 ग्राफ्स को आपने इसी तरह इंटरप्रेट करना है. अच्छा जनाब, तो यहाँ हो क्या रहा है इस ग्राफ के अंदर कि यू कैन सी कि जहाँ बिगिन लिखा हुआ है यहाँ पे किसी ने प्रोनाउंस किया है 8, एंड यू कैन क्लियरली सी कि एम्पलीट्यूड अचानक बढ़ गया इस जगह के ऊपर. सो इट्स वेरी इजी टू डिस्टिंग्विश कि देयर हैज़ बीन अ वॉइस एक्टिविटी. यहाँ बाय द वे आप ये भी देख सकते हैं कि नॉइज़ बहुत कम थी इन जगहों के ऊपर, और कंपेरेटिवली जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग वॉवल से शुरू होने वाला वर्ड आया तो ये वाली चीज़ बढ़ गई, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, जो कि यकीनन एनर्जी ग्राफ के अंदर कैप्चर हो जाएगा. सो दिस इज़ एन ईजी टू डिस्टिंग्विश बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड. हियर यू सी अनदर एग्जांपल जहाँ पे यू कैन सी कि नॉइज़ अब ज़्यादा है पहले से. हाउएवर आपने जो चीज़ प्रोनाउंस की है वो 6 बोला गया यहाँ पर, और वो शुरू हुआ इस पॉइंट पर. अगर आप नोट करें कि यहाँ पर कुछ बदल रहा है तो जो चीज़ चेंज हो रही है वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है. एंड यू नो वेरी वेल कि 6 सा से शुरू हो रहा है जिसके अंदर इनिशियली यू विल गेट नॉइज़ आपको मिलेगी, जिस नॉइज़ की वजह से यू कैन क्लियरली सी. आप इस जगह पे ज़ीरो क्रॉसिंग्स को देखें और इस जगह से ऑनवर्ड्स यहाँ ज़ीरो क्रॉसिंग्स को देखें. तो अगर आप दो ग्राफ साथ लेकर चल रहे हों, एक एनर्जी का ग्राफ लेकर चल रहे हों और एक ज़ीरो क्रॉसिंग्स का ग्राफ लेकर चल रहे हों, तो यू कैन क्लियरली सी कि आपका जो या एनर्जी ग्राफ रिवील कर देगा जैसे 8 के केस में कि यहाँ से कोई चीज़ शुरू हुई है, या ज़ीरो क्रॉसिंग्स का ग्राफ रिवील कर देगा जैसे 6 के केस में जहाँ पर आपने एक स्ट्राइडेंट से वर्ड को शुरू किया था. तो इन दोनों ग्राफ्स को अगर आप इकट्ठे लेकर चलें तो therefore you can they can help you detect the beginning of a word, and similarly for the end of a word as well. और यही हमारा अगला एल्गोरिदम है जिसकी बेसिस हम यहाँ सीख रहे हैं. However, this algorithm will not be perfect. Look at this example. यहाँ पे 4 बोला गया है and 4 begins with a weak fricative. When we say weak, we mean कि इसकी एनर्जी कम होती है. So it's a low energy fricative. तो इस लो एनर्जी फ्रिकेटिव से शुरू होने वाले इस वर्ड में यू कैन सी कि आपको लग ऐसा रहा है कि यहाँ से एक्टिविटी शुरू हुई है, जहाँ एसेंशली हमने ना 4 का ओ बोलना शुरू किया. 4 द फा एक्चुअली स्टार्टेड एट दिस पॉइंट ए, एंड यू कैन सी कि ना तो हमें यहाँ ज़ीरो क्रॉसिंग्स में कुछ नज़र आ रहा है बज़ाहिर, और ना ही हमें एनर्जी में कोई बहुत बड़ी चेंज नज़र आ रही है.
सो ये बात ज़रूर जहन में रहे कि ऐसे केसेस आएंगे जहाँ पे हमारा ये एल्गोरिदम नहीं पकड़ सकेगा बिगनिंग और एंड को, जहाँ पर लो एनर्जी, लो ज़ीरो क्रॉसिंग रेट वाले फोनीम्स या फोन्स बोले गए होंगे टुवर्ड्स द बिगनिंग और द एंड ऑफ अ वर्ड। हाँ, अगर शुरू और आखिर में कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ बोली गई है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी या स्ट्रॉन्ग या हाई ज़ीरो क्रॉसिंग रेट वाली, वो पकड़ी जाएगी। लेकिन ऐसे वर्ड्स जिनके शुरू और आखिर में ये वीक चीज़ें आती हैं, जिसकी एग्जाम्पल्स पहले आपको दी गई हैं, तो इनको पकड़ना इस एल्गोरिदम के लिए मुश्किल होगा। Alright, so now we're ready to look at the complete algorithm. So the goal of this algorithm is to locate the beginning and end of each isolated word या isolated utterance in case of continuous speech. तो isolated जो भी चीज़ बोली गई है जिसके शुरू और आखिर में silence होना चाहिए, उसकी beginning और end mark करनी. So for example मैं बोल रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, तो ये जितने मैंने वर्ड्स बोले हैं, आपके एल्गोरिदम का काम ये है कि उसने बेसिकली इस सब कुछ के एंडिंग्स मार्क करके देने हैं। सो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर 1 बोला गया है और यहाँ पर 2 बोला गया है, तो आपका एल्गोरिदम बेसिकली ये मार्क करके देगा ये बिगनिंग और एंड है, लेट्स से ये बिगनिंग और एंड है एंड सो ऑन। ये वाला एंड अच्छा मार्क नहीं हुआ, इट शुड बी हियर, लेट मी करेक्ट इट। सो ये बिगनिंग्स और एंड्स मार्क करके देगा एल्गोरिथम, दैट्स द गोल, ठीक है। और जो जिस पेपर के ऊपर हम बेस कर रहे हैं, बाय द वे मैंने ये पेपर अपलोड कर दिया है रिसोर्सेज में, इसी लेक्चर 17 के फोल्डर के अंदर देयर इज अ रिसोर्सेज फोल्डर, उसमें ये पेपर अपलोड हुआ है, और ये इन्हीं का ही है जिनकी ये बुक है। सो बेसिकली इसके अंदर एंड इट्स एन ओल्ड पेपर, अ वेरी ओल्ड पेपर, तो यू कैन सी कि ये जो चीज़ें हम इस पर टेक्निक से भी देख रहे हैं, दीज आर नॉट न्यू टेक्निक्स बट सम ऑफ दीज आर स्टिल यूज्ड। इस पेपर को आपको पढ़ना पड़ेगा बिकॉज जब ये असाइनमेंट आपको मिलेगी तो इसकी सारी डिटेल्स आपको बुक से नहीं मिलेंगी, इसमें आपको कुछ चीज़ों के लिए पेपर में जाना पड़ेगा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। वैसे भी इट्स अ गुड आइडिया टू नाउ रीड द होल पेपर, इट विल आल्सो गिव यू द कॉन्फिडेंस दैट नाउ यू नो इनफ ऑफ द बैकग्राउंड दैट यू कैन स्टार्ट रीडिंग दीज मेन स्ट्रीम स्पीच प्रोसेसिंग पेपर्स। और ये वाले जो इनिशियल वक्त के हैं, ये ज़्यादा रूल बेस्ड किस्म के सिस्टम्स हैं, तो इट्स ऑलवेज यूजफुल टू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ दोज सिस्टम्स एज वेल। अच्छा जनाब, सो गोल आपको समझ में आ गया, ये हमारे एल्गोरिदम का गोल है। स्ट्रेटजी हमारी ये है कि हम 2-3 चीज़ें इकट्ठी कैलकुलेट कर लेंगे पहले से ही इस वॉइस एक्टिविटी डिटेक्शन के लिए। बाय द वे सब कुछ को हम वॉइस एक्टिविटी डिटेक्शन कहते हैं, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक ह्यूमन वॉइस की एक्टिविटी थी हमारी ऑडियो के अंदर। सो वी विल कैलकुलेट द शॉर्ट टाइम एनर्जी, द शॉर्ट टाइम एवरेज मैग्नीट्यूड एंड द शॉर्ट टाइम जीसीआर। बेहतर ये कि आप तीनों ही कर लें, वैसे वी कैन डू आइदर वन ऑफ दीज टू एंड देन जीसीआर। सो एज यू नो एनर्जी और मैग्नीट्यूड का अब आपको फ़र्क पता है कि किस में क्या चीज़ बेहतर है। व्हेन यू रीड द बुक, यहाँ पे इन्होंने दे हैव बेसिकली मूव्ड बैक एंड फोर्थ बिटवीन एनर्जी एंड मैग्नीट्यूड, तो to implement that algorithm you may need to implement both, but it's very simple, so you can either do both or just one of these two. अच्छा जनाब, तो ये समझ में आ गया। अब इसके लिए अब हम पूरी मेथडोलॉजी को एक नज़र देख लेते हैं। So the algorithm, the way it proceeds is that you compute the short time energy or magnitude and the short time ZCR for the whole recording. जो इन्होंने फ्रेम लेंथ रखी है वो 10 मिली सेकेंड की रखी है और इन्होंने 100 नॉन ओवरलैपिंग फ्रेम्स पर सेकेंड की हैं। सो इस तरह से आपका पूरा 1 सेकंड कवर हुआ है, 100 फ्रेम्स हैं उसके अंदर, नॉन ओवरलैपिंग है, सबके सब 10 मिली सेकेंड के हैं। Another assumption that they have here is that the first 100 milliseconds of the recording does not have human speech. So पहले 100 मिलीसेकंड को ये यूज़ करते हैं उस जगह का एम्बियंट नॉइज़ प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए कि इस कमरे की बैकग्राउंड नॉइज़ कैसी है, ठीक है। उसके लिए वो क्या करते हैं कि वो इस एरिया में यानी फर्स्ट 100 मिलीसेकंड के अंदर से वो शॉर्ट टाइम एवरेज मैग्नीट्यूड और शॉर्ट टाइम जीसीआर को यूज़ करते हुए एक स्टेटिस्टिकल कैरेक्टराइजेशन निकाल लेते हैं बैकग्राउंड नॉइज़ की। फॉर दैट, फॉर द डिटेल्स रेफर टू द पेपर। दूसरा काम वो ये करते हैं कि इस कैरेक्टराइजेशन और साथ मैक्सिमम ऑफ दीज वैल्यूज़ यानी शॉर्ट टाइम एवरेज मैग्नीट्यूड और शॉर्ट टाइम जीसीआर को यूज़ करते हुए वो दो एनर्जी की यानी ये दो मैग्नीट्यूड की थ्रेशोल्ड्स डिफाइन करते हैं और एक थ्रेशोल्ड डिफाइन करते हैं जीसीआर की। So for energy, average magnitude, the thresholds defined are known as ITL and ITU. ITU का मतलब ये है कि ये अपर थ्रेशोल्ड है, बहुत कंजर्वेटिव है, यानी कि अगर इसको कोई चीज़ क्रॉस कर गई तो ये बहुत हाई एनर्जी है। दैट मीन्स कि अब तो कुछ ना कुछ बोला गया ही है या कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई है, ठीक है, ये पहली चीज़ है। अब अगर एक्टिविटी हुई है तो वो शुरू इससे पहले कहीं हुई होगी, अगर वो इतनी हाई तक पहुंच गई है तो इसका मतलब है कि उसका ओरिजिन उससे पीछे कहीं होगा। तो ये एज्यूम्ड होता है कि जो, और मैं अभी आपको ग्राफिक में दिखाता हूँ तो आपको और समझ में आ जाएगा कि जब एनर्जी लेवल या मैग्नीट्यूड लेवल
अपर लिमिट तक पहुंच गया, अपर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर गया, तो इसका मतलब है कि वो कहीं उससे पीछे होगा. सो देयरफॉर एट दैट पॉइंट वी यूज द सेकंड थ्रेशोल्ड, द लोअर थ्रेशोल्ड, टू ट्राई टू फिगर आउट कि वो ओरिजिनल इसकी बिगिनिंग कहाँ पर है. और ये अभी मैं आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ. तो अब ये एग्जैक्ट कैलकुलेशंस कि आपने ये ITU, ITL और IGCT कैसे निकाले हैं, इसके लिए आप पेपर को रेफर करेंगे. वहाँ उन्होंने एग्जैक्ट फार्मूलाज भी लिखे हुए हैं, 3% ऑफ दिस और इतनी क्रॉसिंग्स हुई और ये सब कुछ, वो वहाँ से आपको पेपर से पढ़ना पड़ेगा. All right. So this is basically the algorithm in action. यहाँ ऊपर जो है वो energy लिखा हुआ है. It could also have been your average magnitude, so that would have been fine as well. So here you can see this is the upper threshold जो आपने calculate की है, and this is precisely calculated by the way. इसका formula जो है paper में दिया हुआ है, and this is the lower threshold, and similarly this is the zero crossing rate threshold. और ये दोनों के दोनों ग्राफ टाइम में अलाइन हुए हुए हैं. सो आपको बिल्कुल यानी एक ही पॉइंट दोनों तरफ n का नज़र आ रहा है. इट्स यू हैव कॉरस्पॉन्डिंग ends on both the graphs. ठीक है, n सैम्पल नंबर है. अच्छा जनाब, द वे द एल्गोरिथम बिगिंस इज कि सबसे पहले आप वेट कर रहे हैं कि कभी ये क्रॉस हो, ताकि अगर गलती से थोड़ी बहुत एनर्जी ऊपर नीचे हो रही है या मैग्नीट्यूड ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये ना हो कि हम लोअर थ्रेशोल्ड, कोई ऐसी हमने लो थ्रेशोल्ड रखी हुई हो कि हम हर चीज़ के ऊपर ही वॉइस एक्टिविटी समझने लगें. तो ये वेट करता है until a sufficiently high threshold is crossed. When this is crossed, there is an assumption कि जो ओरिजिनल बिगिनिंग थी वो इससे पीछे कहीं थी. So that means कि अब आप क्या करेंगे, जब ये क्रॉस होगी तो we gonna move back to a lower threshold, और उसको हम टेंटेटिवली कहेंगे कि ये पॉइंट n1 जो है ये बिगिनिंग ऑफ द अटरेंस है. ठीक है. अब बिगिनिंग ऑफ द अटरेंस टेंटेटिवली क्यों कहा, क्योंकि इससे पीछे अब हमने एक और काम करना है. इससे पीछे अब हम ZCR देखना शुरू करेंगे फॉर द लास्ट 25 फ्रेम्स. सो पिछले 25 फ्रेम्स के अंदर हम इसका ZCR देखेंगे. ठीक हो गया. सो अब आपने पिछले 25 फ्रेम्स के अंदर देखना क्या है. जो इनका रूल बेस्ड सिस्टम है वो ये कहता है कि इसके अंदर अगर 3 या 3 से ज़्यादा जीरो क्रॉसिंग एक्सीड हुई हैं हमारे थ्रेशोल्ड से, यानी IGCT से हम कम से कम 3 मरतबा जो है वो अगर एक्सीड हुए हैं, दैट मीन्स कि जो वर्ड की बिगनिंग है वो n1 से पीछे है, वरना हम n1 को बिगनिंग मान लेंगे. और अगर 3 दफ़ा या 3 दफ़ा से ज़्यादा एक्सीड हुई हैं पिछले 25 फ्रेम्स के अंदर, यानी 25 250 मिली सेकेंड के अंदर अगर हुई हैं इससे पीछे कहीं एक्सीड, तो फिर हम उनमें से जो पहली ज़ीरो क्रॉसिंग जिस जगह के ऊपर हमारी थ्रेशोल्ड से एक्सीड हुई थी, फिर हम उसको कहेंगे कि वो हमारा बिगिनिंग ऑफ द वर्ड है. तो लिहाजा इस पॉइंट पे ये जो आपका है इसको आपने माना है बिगिनिंग ऑफ द वर्ड. मैं एल्गोरिथम एक दफ़ा दोहराता हूँ. First thing, that whenever the energy or the average magnitude जो भी आप यूज कर रहे हैं, whenever that crosses the upper limit, upper threshold, you say that okay, something probably has been uttered, but the beginning of the utterance was before this point where it crossed the upper threshold. So you start moving back until it reaches a lower threshold. ये thresholds आपने पहले से calculate करके रखी हुई हैं. And you tentatively mark that as the beginning of the word. In terms of energy या average magnitude, this is the beginning of the word. But now probably some fricative might have been at the beginning of the word. So हो सकता है उसकी energy low हो लेकिन उसकी zero crossings ज़्यादा हो. So यहाँ से पीछे you start moving back in the ZCR graph, zero crossings graph, and you look at the previous 25 frames. 25 फ्रेम्स का मतलब ये है कि 250 मिली सेकेंड, हर फ्रेम 10 मिली सेकेंड का है. पिछले 250 मिली सेकेंड के अंदर आप ये देखते हैं कि जो आपने जीरो क्रॉसिंग रेट की थ्रेशोल्ड लगाई हुई थी, क्या वो कभी क्रॉस हुई है. अगर वो क्रॉस हुई है और कम से कम 3 मरतबा क्रॉस हुई है. अब ये 3 मरतबा कहाँ से आया, अगेन दिस इज ऑब्जर्वेशनल एंड इट्स रूल जो उन्होंने डिफाइन किया हुआ. यू कैन हैव अ डिफरेंट रूल इफ यू हैव डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस. सो अगर 3 दफ़ा कम से कम क्रॉस हुई है, हो सकता है ज़्यादा भी हुई, हो सकता है 25 के 25 में क्रॉस हुई हो, जैसे यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है. तो हम अगर ये 25 फ्रेम्स हैं, आई डोंट एग्जैक्टली नो कि इन्होंने ये 25 फ्रेम्स बनाए हुए हैं या इन्होंने खाली जो थ्रेशोल्ड क्रॉसिंग दिखाई हुई है, रीड द पेपर. बट या यू मूव बैक एंड एटलीस्ट अगर 3 फ्रेम्स में वो ZCR की लिमिट क्रॉस हुई है, थ्रेशोल्ड क्रॉस हुई है, तो जो पहला क्रॉसिंग है, पहला पॉइंट है जहाँ ZCR की लिमिट से ऊपर गया था, आप उसको मार्क कर देते हैं एज द बिगनिंग ऑफ द वर्ड. ये हो गया बिगनिंग मार्क करने का. सेम एल्गोरिथम गोज फॉर द एंडिंग ऑफ द वर्ड. आप इस पॉइंट को आपने देखा, ये मेरी अपर थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गई है, जाहिर है वर्ड की एंडिंग इससे बाहर है. सो यू मूव अंटिल यू फाइंड टेंटेटिवली अ सेकंड थ्रेशोल्ड व्हिच इज n2. ये वर्ड की टेंटेटिवली एनर्जी और मैग्नीट्यूड की बेस पर ये यहाँ पर एंडिंग हो रही है. इससे आगे आपने 25 फ्रेम्स में देखा कि कहीं ZCR की लिमिट क्रॉस हुई है या नहीं. इन दिस केस नहीं हुई. सो लिहाजा वी मार्क n2 एज द बिगिनिंग. सो दिस वर्ड इज बिगिनिंग फ्रॉम n1 hat
and going on to N2. So N1 head से N2 तक का ये वर्ड, ये है जनाब आपका पूरे का पूरा एल्गोरिदम जिससे आप डिटेक्ट कर रहे हैं वर्ड की या अटरेंस की बिगनिंग और एंड को. So here are some of the examples. I have taken this graphic from the paper, जो मैंने पिछली स्लाइड के ऊपर जिसका आपको लिंक दिया हुआ था. However, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा और इसके बारे में डिस्कशन बुक में भी है, पेपर में भी है. I highly recommend that you read that. लेकिन very briefly यहाँ पर कुछ वर्ड्स बोले हुए हैं डिफरेंट किस्म के नॉइज एनवायरनमेंट के अंदर. इन्होंने आइसोलेटेड वर्ड पे एक्सपेरिमेंट किया था. सो यहाँ पर 9 बोला गया है जहाँ एवरेज मैग्नीट्यूड ही काफ़ी था बिगनिंग और एंड मार्क करने के लिए. यहाँ पर रिप्लेस बोला गया है जहाँ बिगिनिंग मार्क करने के लिए मैग्नीट्यूड काफ़ी था लेकिन एंडिंग मार्क करने के लिए जीरो क्रॉसिंग की ज़रूरत पड़ी थी. इस अगले में डिलीट बोला गया है, डिलीट, और वो ट का जो रिलीज है दैट हैज़ हाई जीरो क्रॉसिंग रेट्स जिसकी वजह से ये इसका एंड पकड़ा गया. सिमिलरली यहाँ यू हैव सबट्रैक्ट जिसमें दे डिस्कस के शुरू में देयर वर अ फ्यू प्रॉब्लम्स जहाँ पर फॉल्स बिगिनिंग्स लग रही थी लेकिन द एल्गोरिथम वाज सक्सेसफुली एबल टू बेसिकली डिस्टिंग्विश दैट और उसने वो गलत चीज़ मार्क नहीं की. यहाँ से आपको ये भी नज़र आएगा कि इन इनिशियल रिसर्च वर्क्स के अंदर इंडिविजुअल चीज़ों पर बहुत तवज्जो दी जाती थी. लाइक दे आर एक्चुअली लुकिंग एट दीज एक्चुअल एग्जांपल्स एंड फिगरिंग आउट कि जी यहाँ पर 2 फॉल्स बिगिनिंग्स थी और ये रिलीज ये इसने इसको अवॉइड कर दिया एंड सो ऑन. जबकि अब जब हम लेटर मशीन लर्निंग मेथड्स देखेंगे विद बिग डेटा तो हम ये कहेंगे कि जी हमारे पास तो लेट्स से मिलियन रिकॉर्डिंग्स हैं एंड हु नोज एंड हु केयर्स कि एक रिकॉर्डिंग के अंदर क्या हो रहा है. Now, while I agree कि दोनों sides के यानी especially the modern big data mechanisms have their benefit, there are also some problems. वो ये है कि और वो problems method में नहीं है, वो problem हम में है जिस तरह से हम approach करते हैं, जो हमारा तरीका वारदात है ना, the way we approach the problem, the way we our methodology towards the problem. And that problem is that now we are becoming kind of agnostic of the data itself. हमें नहीं पता कि उसमें क्या हो रहा है और हमारा एल्गोरिथम exactly क्या कर रहा है. हम अपने एल्गोरिथम को जैसे I used to say in my machine learning course, we often treat our algorithm like वो मिन्स मीट की मशीन के तौर पर, कीमे वाली मशीन के तौर पर यूज़ करते हैं. जो भी आया डेटा डालो, जो निकला बस उसको उठाकर आगे पास ऑन कर दो. It doesn't work like that. You need to explore the data. You really need to understand how your algorithm is performing on the data at a very low level of analysis कि exact चीज़ों के साथ वो क्या कर रहा है. So that बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे आप बड़ी quickly fix कर सकते हैं. But because the way you treated the AI and because the AI itself internally in some cases is not explainable, so it was not explainable to begin with, you did not use it in an explainable manner, therefore आखिर में किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या प्रॉब्लम हुई और उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता था. तो ये चंद चीज़ें हैं कि इन पेपर्स को पढ़कर होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि इन द इनिशियल वर्क्स जब ये सब काम शुरू हुए थे तो किस लेवल ऑफ डिटेल पर किया जाता था, जो कि अभी भी किया जाता है व्हेन यू आर डूइंग मशीन लर्निंग एट अ लेवल जहाँ पर आप छोटी छोटी जो इम्प्रूवमेंट्स हैं उसके बारे में केयरफुल हैं और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को और एरर्स को अवॉइड करना चाहते हैं. है विद दैट कमेंट यहाँ पर राइट साइड पर आपको 4 की 3 अटरेंसेस नजर आ रही, जिन तीनों केसेस में दे वर एबल टू डिटेक्ट द बिगिनिंग्स. जबकि आप देख सकते हैं कि इन दीज केसेस इट वाज नॉट वेरी, इसमें तो फिर भी इजी था. इन द लेटर टू इन बी एंड सी इट वाज नॉट वेरी इजी टू डिटेक्ट दीज बिगिनिंग्स. बट खैर दिस इज देयर एल्गोरिथम, दिस इज आल्सो समथिंग जो कि होपफुली इंशाल्लाह आपकी एक असाइनमेंट में हमने प्लान किया हुआ है आपको करने को देंगे. एंड फॉर दैट यू वुड नीड टू रीड द पेपर एज वेल फॉर द एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स. आपकी आसानी के लिए यहाँ पर मैंने पूरा एल्गोरिदम एक दफ़ा लिख भी दिया है अलॉन्ग विद द ग्राफ ऑन द राइट. तो दिस इज़ नाउ द एल्गोरिदम और होपफुली अब आपको ये पूरी तरह क्लियर हो चुका है. ऑल राइट जी, सो विल स्टॉप हियर टुडे. इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम टाइम डोमेन के जो 2 मेन मेथड्स और रह गए हैं जिसमें पिच फाइंड करनी है यूजिंग शॉर्ट टाइम ऑटो कोरिलेशन उसको देखेंगे और उसके बाद देन विल स्टार्ट डिस्कसिंग अदर इंटरेस्टिंग स्टफ इंक्लूडिंग द डायनेमिक टाइम वार्पिंग एंड ऑल्सो मिनिमम एडिट डिस्टेंस.